नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेफ ब्लाइंडनेस के टॉपिक पर, और इसमें इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डेफ ब्लाइंडनेस बच्चे किसी अदर डिसेबल्ड फ्रेंड से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। साथ ही हमारी कोशिश इस बात को जानने के लिए भी होगी कि ऐसे बच्चों के लिए टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, और अगर हम अर्ली इंटरवेन नहीं करते हैं तो उसके क्या निगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हमने आज अपनी चर्चा का विषय चुना है एजुकेशनल स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस। और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारी गेस्ट हैं दया रानी जी। आपका स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, दया रानी जी जो कि नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली की ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमको आज इस सब्जेक्ट पर बताएंगे कि किस तरह से हमको क्या करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारी एक्सपर्ट दया रानी जी से कोई सवाल करें जो भी आपके मन में हो रहा हो इस सब्जेक्ट को लेकर के, इस सब्जेक्ट को समझने को लेकर के। आप कार्यक्रम से रिलेटेड कोई अपनी राय भी हम तक पहुंचाना चाहें तो उसके लिए भी हम सदैव तत्पर रहते हैं आपकी राय को स्वीकार करने के लिए। नोट करें हुए हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी राय, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008 है। साथ ही हमारा फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दया रानी जी, सबसे पहले तो आज हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु जो है वो डेफ ब्लाइंड बच्चों को लेकर के है। तो एक बार हम ये समझना चाहेंगे कि टेक्निकली आप चूंकि इस फील्ड में काम करने वाली एक्सपर्ट हैं, आप किस तरह से डेफ ब्लाइंडनेस वर्ड को किस तरह से डिफाइन करते हो, किस तरह के जो डिसेबल्ड फ्रेंड्स वो हैं जिनको कि इस कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। बेसिकली डेफ ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें ड्यूअल सेंसरी लॉस एक ही पर्सन के अंदर देखा जा सकता है। हो सकता है वो पार्शियल हियरिंग और टोटल विजन लॉस के साथ हो। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें दो सेंसरी लॉस विजन और हियरिंग के साथ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ किया पार्शियल, तो इसका मतलब ये है कि हियरिंग की कैपेसिटी वो कम या ज़्यादा हो सकती है जी। और क्या हम साइट के या माने देखने की क्षमता के बारे में भी इसी तरह की बात कर सकते हैं? जी सर, जिस तरीके से हम लोग देखने की क्षमता के बारे में बात करते हैं उसी तरीके से सुनने की भी क्षमता के बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये डिस्टेंस सेंसेस है हमारी, और इसमें अलग अलग तरीके की डिग्री के बेस पे हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि किस कैटेगरी में किस प्रकार का इसमें डेफ ब्लाइंड पर्सन आ रहा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अब एक चीज़ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें कि सिर्फ एक प्रकार की अक्षमता होती है, उसका जो एक स्ट्रेटजी है निश्चित रूप से एक डिफरेंट होती है। उसके जो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजियर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अदर सेंसेस जो हैं उसका साथ देने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन जहाँ पर डेफ ब्लाइंड वाली बात आती है, ये हमारे दो बहुत मेन सेंसरी ऑर्गन्स आप कह सकते हैं, और अगर वो दोनों ही किसी पर्सन में अगर मिसिंग है, नहीं है, या उसकी क्षमता में किसी तरह की कमी है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के सीखने की क्षमता पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो आप स्ट्रेटजी करते हो वो किस तरह से डिफरेंट होती है और कितने स्टेप्स में आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? मेनली जब हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कहीं बच्चे को देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है और बच्चे को सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों में देखने और सुनने की समस्या है उनके अंदर वो बच्चे इंटेलेक्चुअली भी डिसेबल्ड हों। ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो बच्चे इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं, बस हमारा मेथड हो सकता है टैक्टाइल पे या रियल लाइफ एक्सपोजर हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बच्चे को एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी जो उसको हेल्प करे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में।
ये आपने कहा कि एनवायरनमेंट के साथ में उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत जी। है। ये आपको ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? आपके ये वर्ड इस बात को कहीं न कहीं इंडिकेट करते हैं कि उनको प्रॉपर जितना कि ओपन एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, सोसाइटी में जितना या उनका एक कहें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसके पीछे आप क्या रीज़न्स देखती हैं और इसकी जगह पर किया क्या जाना चाहिए, उसके बारे में प्लीज़ बताएँ? ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जब बच्चों के साथ डील करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि उस तरीके का बच्चा ना तो पेरेंट्स ने कभी देखा होता है, और कई बार जो सिंगल डिसेबिलिटी की फील्ड में प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है डील करना। क्योंकि बच्चे के विज़न में और हियरिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी पूरा जो उसका आसपास की दुनिया वो सिर्फ 180 डिग्री तक है। जहाँ तक उसके हाथ जा रहे हैं वहीं तक उसकी दुनिया है। जितनी चीज़ों को वो छू पा रहा है शायद उतनी ही चीज़ों को वो समझ पा रहा है। जिस चीज़ के सोर्स को वो नहीं देख पा रहा है या नहीं उसको पता चल रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, तो उसके लिए वो चीज़ मीनिंग नहीं रखती है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम बारिश, एक सिंपल सी चीज़ है, हम लोग सब देखते हैं कि हाँ बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, पर अगर हम बच्चे को एक एक्सपोजर नहीं देते तो शायद बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पानी कहाँ से आता है। उसके लिए शायद वो पानी का सोर्स भी शायद वो पानी की टंकी है जो पीने के लिए है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना बच्चों को रियल लाइफ एक्सपोजर देंगे, जितना बच्चों को लैंग्वेज देंगे, जितना उनकी वोकेबलरी इंक्रीज करेंगे, जितना उनको बताएंगे, उतना वो बच्चे चीज़ों को समझ सकते हैं। ये जितना उन बच्चों को हम रियल लाइफ एक्सपोजर दें, जितना उनको बताएं, उतना ही ऐसे फ्रेंड्स के लिए अच्छा हो सकता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एज एन एक्सपर्ट जब आपके पास इस तरह का कोई बच्चा आता है, तब आप उसे किस तरह से इंटरवीन करते हो, किस तरह से उसकी एक स्ट्रेटजी करते हो और किस तरह से उसके स्टेप्स आप सेट करते हो कि पहले हमको इस बच्चे के साथ में इस तरह के प्रोग्राम करने हैं, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये? सबसे पहले मेनली आता है स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन हो सकता है वो स्कूल के अंदर हो सकता है वो हॉस्पिटल्स के थ्रू हो रहा है, या हो सकता है वो किसी पैरामेडिकल सोर्स के जरिए हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन, सपोज स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन मेडिकल या हॉस्पिटल्स या स्कूल के जरिए हो रहा है। रेफरेंस एंड प्लेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसके बाद जहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसको बच्चे को कहाँ रेफ़र किया जा रहा है सर्विसेज के लिए। प्रोग्राम प्लानिंग, असेसमेंट, स्क्रीनिंग के बाद ही एक स्टेप आता है रेफर के बाद बच्चे का असेसमेंट करना, डायग्नोसिस करना और उसको एसेस करना। और असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि रियल चीज़ों को यूज़ किया जाए, जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टेप्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इजी और मीनिंगफुल होने चाहिए। प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब है आईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जब हम काम करते हैं। आईपी एक बेस बनाता है किसी भी बच्चे को आगे ले जाने में। उसके अलग अलग एरियाज़ होते हैं बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं, कॉग्निशन, सोशल, मोटर, कम्युनिकेशन, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, ये सब एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर हम बच्चे का आईपी प्रोग्राम प्लान करते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के बाद काम करने का ढंग कि हम कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसको किस जगह पे काम करा रहे हैं, कैसे काम करा रहे हैं, ये होता है हमारा टीचिंग स्ट्रेटजी कि हम किस तरीके से बच्चे के साथ काम करेंगे। काम करने के बाद जो बच्चे के अंदर एक चेंजेस आते हैं उसको हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। कई बार इवैल्यूएशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि और इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि 3 महीने या 6 महीने के बाद हो रहा है। एक इवैल्यूएशन ये होता है कि एक्टिविटी करते समय ही हमें थोड़ा मालूम पड़ता है कि कहाँ हमारे स्टेप्स में प्रॉब्लम है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बच्चे के लिए एडेप्टेशंस ले सकते हैं कि कम्युनिकेशन के एरिया में बच्चे को क्या एडेप्टेशन चाहिए। इस तरीके से हम बच्चे का कंप्लीट रिहैबिलिटेशन करते हैं। और असेसमेंट ज़रूरी नहीं कि बहुत छोटे बच्चे का होता हो, जिस भी एज में कोई भी डेफ ब्लाइंड पर्सन आपके पास आता है उसका असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अडल्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन आ रहा है तो उसको भी हम असेसमेंट के बाद ही आगे प्लानिंग दे सकते हैं और इवैल्यूएशन कर सकते हैं।
ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स के थ्रू सबसे पहले उसके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद इन स्टेप्स से गुजरते हुए हम सारी चीज़ों को करते हैं। लेकिन जो एक भूमिका है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, अर्ली इंटरवेंशन की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और अगर किसी पर्सन के अंदर में इस तरह के अर्ली इंटरवेंट करने में किसी वजह से देरी हो जाती है तो उस बच्चे के अंदर में किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं कंपेयरिंग टू दैट चाइल्ड जिसका कि अर्ली इंटरवेंशन किया जा चुका है? सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल क्या होता है, क्यों मेजर गोल हम लोग जो लेके चलते हैं किसी भी डिसेबिलिटी की फील्ड में। अर्ली इंटरवेंशन इवन कि सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। इंश्योरिंग द चाइल्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे के पूरे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द इफेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डिसेबिलिटीज़, प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द पेरेंट्स। ये मेन गोल होते हैं जिसके लिए हम लोग बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन देते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन के थ्रू हम बच्चे की जो एबिलिटी है, उसकी रेसिडुअल सेंसेस जो हैं या जो भी बच्चे की एबिलिटी है उसको हम बहुत अच्छे से उसके डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंग आगे ले जा सकते हैं। पर हर चीज़ को सीखने का एक एक्चुअल टाइम होता है। इवन कि हम अगर डेवलपमेंट को भी देखें तो कुछ चीज़ें एक जैसे सपोज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, वो एक एज में डेवलप अगर हम करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं तो शायद बच्चा जल्दी सीखता है। पर सपोज एक ऐसा कॉन्सेप्ट, कलर कॉन्सेप्ट हुआ, नंबर कॉन्सेप्ट हुआ या रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू एज बच्चा डेवलप कर रहा है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उन चीज़ों को जल्दी नहीं सिखाते हैं तो आगे आने वाली चीज़ें जो एज अप्रोप्रिएट है, सपोज अगर आप 15 साल की एज में बच्चे को ऐसे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जो एक 8 या 9 साल के बच्चे को सीखना चाहिए, तो शायद जो चीज़ वो 15 साल में सीखने वाला वो लेट हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एज अप्रोप्रिएट सर्विसेज और एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही टाइम पे सही चीज़ों को कर सके, सही चीज़ों पर सीख सके। आपने यहाँ पर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई। अपने अर्ली इंटरवेंशन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो बात बहुत ध्यान देने वाली है कि सबसे पहली बात तो ये कि एक सही चीज़ को, किसी भी चीज़ को सीखने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, उसी टाइम पर कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को सीखे। सेकेंडली एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ दयारानी जी ने बताया, उस चीज़ को हमें आपको समझने की ज़रूरत है कि जो सेकेंडरी लॉसेस हो सकते हैं ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, अगर हमने उसको प्रॉपर टाइम पर डायग्नोस नहीं किया, उसकी इंटरवेंशन नहीं की और उसको ट्रीटमेंट करने की तरफ हम आगे की तरफ नहीं बढ़े, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से फर्दर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती हैं। वो प्रॉब्लम्स न हो पाए, उनको पहले ही खत्म किया जा सके। और दूसरी बात कि बच्चे की जो रेसिडुअल उसकी कैपेसिटीज़ हैं, उसकी जो क्षमता है, उसका बेहतर उपयोग किया जा सके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन की प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझ सकते हैं। ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं, आइए जानते हैं दयारानी जी से। जी, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं एज ऑफ ऑनसेट, congenital deaf blind and acquired deaf blind, degree of sensory loss, total vision and hearing loss to educate residual vision and hearing। ये क्लासिफिकेशन भी एक बेस है जब हम बच्चों के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज ऑफ ऑनसेट, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, सपोज़ अगर बच्चे का विज़न एक एज के बाद बच्चे का विज़न डिटेरियोरेट हो रहा है या एक एज के बाद बच्चे का हियरिंग डिटेरियोरेट हो रहा है, तो चीज़ों को सीखने में, क्योंकि बच्चे ने पहले से बहुत सारी चीज़ों को देख रखा है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना ईजी होता है। या कोई भी कॉन्सेप्ट आप इजीली बच्चे को सिखा सकते हैं। पर वहीं पे अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो कई बार क्योंकि बच्चे ने सब कुछ सुना हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है, तो उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव जो लॉस होते हैं उनके साथ अपनी लाइफ को कोप अप कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। देखा जाता है बच्चों में बहुत सारी सेकेंडरी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उनका सेल्फ मोटिवेशन डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एजुकेशनल इंटरवेंशन से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उनके सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाएं ताकि वो अपनी लाइफ में सबसे पहले एडजस्ट करना सीखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस बच्चे के डिप्रेशन में भी जाने की संभावनाएं ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं, खास करके इस बात को, चूंकि उसके पहले उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी थी और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम उसकी दुनिया बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, जैसा कि आपने बताया कि 180 डिग्री तक सीमित हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे को इस बात को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि अब वो अपने अदर फ्रेंड्स की तरह से ना तो खेल सकता है, ना तो कहीं पर जा सकता है, कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो ये है कि बच्चे के अंदर इस बात का आत्मविश्वास पैदा किया जाए कि नहीं, आपके लिए पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी आपके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनका उपयोग करके आप डेवलप कर सकते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ बच्चे के साथ, जो हम अडल्ट पर्सन के साथ काम करें, उसके साथ साथ फैमिली के साथ भी एक तरीके का काउंसलिंग हमारा होना चाहिए, और उसके साथ साथ पेरेंट्स काउंसलिंग इंडिविजुअल लेवल पे, इवन कि टीचर्स को भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज में फ्लक्चुएशन कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज ऑफ ऑनसेट, अगर हम देखते हैं कॉन्जेनिटली डेफ ब्लाइंड, कॉन्जेनिटली डेफ एंड एक्वायर्ड ब्लाइंड, कई बार डेफनेस स्टार्टिंग से देखी जा सकती है बाय बर्थ, पर ब्लाइंडनेस हो सकता है कि बाद में हो। कॉन्जेनिटली ब्लाइंड एंड एक्वायर्ड डेफनेस, एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस, जिसमें विजन और हियरिंग दोनों ही एक लेटर ऑन स्टेज में बच्चे के अंदर हम देख सकते हैं कि डिटेरियोरेट हो रही है। तो ये मैम ठीक है, हमने बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में बात कर लिया कि डेफनेस होती है, बाद में ब्लाइंडनेस एक्वायर होती है, या ब्लाइंडनेस पहले होती है बाद में इस तरह की, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज तो हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये किस तरह से अदर से डिफरेंट होते हैं, ये चीज़ किस तरह से अफेक्ट करती है इनकी लाइफ को, इस बात को थोड़ा सा उसके नेगेटिव पॉइंट्स को अगर हम समझ लेते हैं तो उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स को सेट करने में कहीं ना कहीं सहायता मिल जाती है। जी, जब हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, सभी एरियाज़ में, मोबिलिटी ओरिएंटेशन हो, चाहे सोशल स्किल्स हो, कॉग्निशन हो, या एडियल स्किल्स हो, डेली लिविंग स्किल्स, जिसके थ्रू बच्चे दैनिक क्रियाओं को करते हैं, उनमें कहीं हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो ये मेन है जिसके अंदर, और कम्युनिकेशन, बातचीत करने के माध्यम में ही कहीं बैरियर होता है, बच्चे अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते वो लोग, अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा सीमित होता है, क्योंकि बच्चे को मेथड नहीं पता होता है। एबिलिटी टू मूव अराउंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि कहीं मोबिलिटी प्रॉब्लम है, बच्चे के फील्ड विजन में कहीं प्रॉब्लम है, या बच्चा टोटली ब्लाइंड है, तो उसको आसपास की चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। नीड हेल्प इन सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज़। अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एंड रिहेबिलिटेशन एनवायरनमेंट या प्रोग्राम की बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है एक डेफ ब्लाइंड पर्सन या अडल्ट पर्सन या बच्चे दोनों के लिए। जो हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ हो सकती है? कम्युनिकेशन में, मोबिलिटी ओरिएंटेशन में, लर्निंग, इंफॉर्मेशन गैदर करने में सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, जिनमें भी डुअल सेंसरी लॉस है, ये जो डेफ ब्लाइंड हैं। दोनों ही तरीके का लॉस हम लोग देख सकते हैं। बोथ डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस अकरिंग टुगेदर डज नॉट इम्प्लाई टोटल लॉस। ज़रूरी नहीं है कि टोटल लॉस हो विज़न और हियरिंग में। इसके अलावा कुछ एडिशनल डिसेबिलिटीज़ भी देखी जा सकती हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पॉल्सी, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड ऑटिज़म। इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, और कम्युनिकेशन बैरियर होने की वजह से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मूविंग अराउंड डिफ़िकल्टी, नीड टू इंटेंस सपोर्ट। उनको कहीं कहीं पे हायर फंक्शनिंग डेफ ब्लाइंड पर्सन्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? आइसोलेटेड रहता है बहुत ज़्यादा, अलग। कम्युनिकेशन नीड होने की वजह से सोशल डिप्रीवेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। फैमिली पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। हाईली इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम की नीड होती है, और क्योंकि जो कोई भी परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड उसमें जाता है, टुकड़ों में जाता है, इसलिए कहीं लर्निंग कुछ हद तक इफ़ेक्ट करती है, और डेवलपमेंट बहुत स्लो देखा जा सकता है, और वर्ड बहुत ही नैरो होता है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। और कुछ केसेस में जहाँ मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा
देखे जा सकते हैं कि उनको मेडिकल नीड की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जी। अब यहाँ पर सबसे जो एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर जो चीज़ आपने बताई कि अक्सर होता ये है कि चूंकि इन बच्चों का कम्युनिकेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होता है, बहुत कम होता है, तो उनकी जो अदर फ्रेंड्स हैं जो एक नॉर्मल स्टेज में जहाँ पर कि अदर बच्चे एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, वहाँ पर ये बच्चा पीछे छूट जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि घर के जो अदर मेंबर्स भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जितना उनको कोऑपरेशन करना चाहिए, जितना उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो चूंकि फीडबैक बच्चे की तरफ से प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन की वजह से वो पीछे छूट जाता है। हाँ, ये चीज़ होती है कि अगर हम डेफ ब्लाइंड बच्चों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए, इवन की कम्युनिटी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है कि किस तरीके से बात की जाए, या वो बच्चा क्या बता रहा है, वो उस बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, बच्चे की फीलिंग्स को हम नहीं समझ पाते हैं, या अगर समझ भी पा रहे हैं तो हो सकता है क्लियर नहीं हो पा रही होती, या दूसरा अगर हम बच्चे को समझ भी पा रहे हैं तो दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि हम उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका रिएक्शन है वो हमें अच्छा लग रहा है, हम शायद ये मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाते क्योंकि हमें भी वो मेथड नहीं पता। तो ये शायद दोनों तरीके से एक तरीके का कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जी। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ऐसे स्पेशल फील्ड में काम करने वाले हमारे फ्रेंड्स के लिए कि कम्युनिकेट कैसे करें ऐसे फ्रेंड्स से जो कि डेफ ब्लाइंड हैं। उनके लिए सबसे पहला बैरियर यही तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें। तो ये कैसे आप एज एन एक्सपर्ट आप कैसे इस चीज़ को करते हैं? अगर हम उससे पहले हम ये जानना हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्यों उनके लिए उन मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। सपोज पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, जो भी उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको समझने में कहीं बच्चे को प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज अनेबल टू स्पीक और रीड एंड राइट, not develop many social relationship, isolated from the world people around, cannot understand, reduced motivation to communicate। ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेफ ब्लाइंड पर्सन के अंदर देखी जाती है। कुछ ऐसे मोड्स हैं जिनको शायद इंडिया में ही नहीं और जगह पे भी यूज़ किया जाता है बच्चों को समझने के लिए, या अपनी बातों को बच्चे समझाने के लिए उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम ये देखें मेयर जॉनसन सिंबल्स, इसमें अकॉर्डिंग टू फीलिंग कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसको बच्चे यूज़ कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखते हैं राइटिंग इन द हैंड, प्रिंट ऑन पाम, जो लेटर ऑन स्टेज में जिनमें विज़न और हियरिंग का प्रॉब्लम होता है, जिन्होंने पहले प्रिंट पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है। पर इसको करने का एक प्रॉपर मेथड होता है कि किस तरीके से आप उस लैंग्वेज को लिखेंगे हथेली के ऊपर ताकि सामने वाला उसको रीड कर सके और जो भी आप पूछ रहे हैं आपको वो बता सके। सपोज अगर मेरे को ये मेथड यूज करना है तो जी जी सेंटेंस पूरा होते ही यहाँ ताकि पता चले, या अगर गलत हो रहा है तो इसको इस तरीके से रब करने से आइडिया लग जाएगा कि वर्ड या सेंटेंस में कहीं मिस्टेक हुई है और उसको हम चेंज कर रहे हैं। ये कुछ मैनुअल अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको बोलते हैं फिंगर स्पेलिंग। अगर दो तरीके से हम लोग साइन करते हैं, एक विजुअल फ्रेम साइनिंग होता है और एक होता है टैक्टाइल साइनिंग। विजुअल फ्रेम साइनिंग में सपोज अगर बच्चे का फील्ड ऑफ विजन इतना है, ठीक है, तो जब हम साइन करेंगे, सपोज मैं बच्चे को फिंगर स्पेलिंग्स दे रही हूँ तो ये ABCDE या वाटर, तो बच्चे को एक विजुअल फील्ड में पता चल रहा है अगर सामने मेरे बच्चा है। पर अगर बच्चा टोटली ब्लाइंड है या अडल्ट पर्सन है वो टोटली ब्लाइंड है और साइन उनको आते हैं, तो अगर मैं उस टाइम उन्हें बताऊंगी तो जब मैं साइन करूंगी तो ये इस तरीके से होगा, अंडर हैंड। सेम साइनिंग मैं बच्चे के हाथ के नीचे दूंगी जिससे बच्चे को आइडिया लगे कि क्या बताने जा रहे हैं, अगर बच्चे का टोटल विजन लॉस है तो।
ब्रेल ब्रेल हम लोग सिंगल ब्लाइंड पर्सन्स के साथ भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे रीडिंग राइटिंग के, क्योंकि ये एक बहुत ही हायर लेवल है अगर हम देखें कम्युनिकेशन का, तो जो बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं उनके साथ हम लोग ब्रेल भी यूज़ करते हैं। या ऐसे अडल्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन जिन्होंने पहले से ब्रेल सीखी हुई है या हमें लगता है कि बहुत हायर फंक्शनिंग में कर सकते हैं, तो हम लोग ब्रेल उनके साथ यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप ये ब्रेल सिस्टम किसी बच्चे को सिखाना किस स्टेज से शुरू करते हैं? एक्चुअल में देखा जाता है कि ये स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि ब्रेल एकदम से पेपर और स्टाइलस और ब्रेल स्लेट के साथ स्टार्ट हो जाती है। ब्रेल से पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो टैक्टाइल एक्सरसाइजेज हैं, और प्री ब्रेल कुछ स्किल्स होती हैं जिनमें बच्चे को इतना हद तक बच्चे को एक्सरसाइजेज सेंसिटाइज कर दिया जाता है इन चीजों को समझने के लिए। इतने टिप तक वो टच से अंदाजा लगा पाए या देख पाए कि क्या चीज है। जब इस टिप तक बच्चे को आइडिया लगना शुरू हो जाता है, तब हमारा अगला स्टेप शुरू करते हैं। एक्चुअल स्टेप आता है कि अब हमें बच्चे को ब्रेल इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जी। मून साइन ये बेसिकली इंडिया के अंदर अभी यूज नहीं हो रहे हैं, पर ये साइन जो लोग ब्रेल नहीं जानते हैं या जो प्रिंट पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार का कुछ इंटेलेक्चुअल थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के साथ ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जी। यहाँ पर मून साइन के बारे में आपने बताया कि कुछ अभी इंडिया में ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं और आने वाले टाइम में जिस तरह की डेवलपमेंट होती है होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि हमारी एक्सपर्ट दया जी हमको इस चीज़ को बता रही हैं कि बच्चों को ब्रेल सिखाने के पहले कुछ उनको प्री ब्रेल की ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि वो अपने टिप जो फिंगर की आगे की टिप है जिससे कि ब्रेल को रीडिंग करना होता है उसको सेंसिटाइज करना, बच्चे इस बात से इंफॉर्मेशन गैदर करना जब सीख जाएं उसके बाद में हमको ब्रेल स्टेप पर जाना चाहिए। इससे बच्चों की ट्रेनिंग एक ज़्यादा बेहतर ढंग से होती है। साथ में और कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे कि बच्चे को कम्युनिकेट करना हम सिखा सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए हमारे नवशिखर चैनल के साथ।
This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. या जो फिंगर स्पेलिंग हो रही थी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने डेफ ब्लाइंड पर्सन्स की ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि आपने सुना होगा, हमारी एक्सपर्ट दया जी ने हमको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे लोगों की होती है कम्युनिकेशन को लेकर के। न तो वो अपनी फीलिंग्स को नॉर्मल ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं, न तो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसलिए इस कम्युनिकेशन गैप को किस तरह से दूर किया जाए, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, कैसे उनको इसके लिए ट्रेन किया जा सकता है, उस ट्रेनिंग के लिए प्री ट्रेन का स्टेज पर, प्री ट्रेनिंग स्टेज पर किस तरह से ऐसे बच्चों को तैयार किया जा सके, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी एक्सपर्ट दया जी से अगर कोई भी सवाल पूछना चाहें इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, साइन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, इस तरह के लोगों के बिहेवियर से जुड़ा हुआ, तो आप निश्चित रूप से, आपका स्वागत है। आप हमारे नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं। आप नोट करें हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम कम्युनिकेशन गैप के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि आपने बताया कि हम उनको ब्रेल तो सिखा देते हैं, लेकिन उसके पहले हमको प्री ब्रेल स्टेप पर गुजरना पड़ेगा। बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि बच्चे किस तरह से टच करना सीखें और टच करके क्या इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है उस बात को समझें। इसी तरह के और कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं और कौन से मेथड्स हो सकती हैं जो कि ऐसे फ्रेंड्स की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यूज़ करते हैं? जी। जैसे कि इसी में अगर हम आगे देखते हैं, तादोमा मेथड है, पर ये मेथड बेसिकली डेफ पर्सन्स के साथ यूज़ होता है, पर जो बहुत हायर फंक्शनिंग डेफ ब्लाइंड है उन्हीं के साथ हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो एकदम प्रोफाउंड कैटेगरी में हूँ। हाँ, बट उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है बहुत हाई फंक्शनिंग होना चाहिए, तब जाके, क्योंकि ये मेथड काफ़ी टफ है। इसके अंदर प्लेस और मैनर मतलब अगर आप कोई वर्ड बोलते हैं, सपोज गा, तो गा हमारे इस जगह से निकलता है जी, ठीक है। बा तो वो हमारे ये लिप से, मतलब ये बाइलेबियल साउंड है। दा तो डेंटल साउंड है। कहीं बच्चे को ये चीज़ का पता लगाने के लिए कि कौन सा साउंड कहाँ से आ रहा है, जैसे फा, ठीक है, मा, तो ये सब जानने के लिए बच्चे को प्लेस और मैनर का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पर्सन इस स्किल को यूज़ करने जा रहा है बच्चे के साथ, उनको भी इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं बच्चे के साथ
माँ, तो बच्चा अगर यहाँ हाथ लगा रहा है और इस मेथड में अगर टीचर का हाथ बच्चे के फेस पे है तो बच्चे का हाथ टीचर के फेस पे रहेगा, ताकि बच्चे को ये आइडिया लगे कि जो वर्ड बोला जा रहा है वो कहाँ से है, किस तरीके से बोला जा रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बच्चे का कहीं हायर फंक्शनिंग लेवल होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक चीज़, कितना आप टाइम दे पा रहे हो, कैसे आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप बच्चे को बताना चाह रहे हो, सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये सभी चीज़ें यूज़ करने से पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमें इस लेवल पे बच्चे को ले जाने के लिए, अगर बच्चे का लेवल है और हम उन स्टेप्स को कहीं स्केप कर देते हैं तो शायद बच्चे ब्रेल अगर लेवल पे है नहीं सीख पाएगा। हो सकता है आप चाहते हैं बच्चा साइंस सीखे, हायर फंक्शनिंग बच्चा है, अगर शुरू से इंटरवेंशन, जो हम बार बार बात करें कि अर्ली इंटरवेंशन, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रिसेप्टिव कम्युनिकेशन और एक एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों में ही कहीं एक अडल्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन या हायर फंक्शनिंग बच्चे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले, इनको सिखाने से भी पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे रिसेप्टिव कम्युनिकेशन बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए सबसे पहला हम लोग यूज़ करते हैं क्यूज़ अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें टच क्यू जो कि टीचर बच्चे की बॉडी पे देती है। सपोज़ अगर मुझे बच्चे को बताना है कि बैठने का वो देना है तो एकदम साइन आते ही किसी बच्चे के साथ शुरू नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले सपोज़ अगर मुझे बताना है बच्चे को बैठना है तो मैं उसके शोल्डर पे टच करूँगी और साथ में मूवमेंट दूंगी ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि बैठने के लिए मुझे कहा जा रहा है। या अगर मुझे बच्चे को पानी या खाने के लिए बताना है तो हो सकता है मैं बच्चे को खाने के लिए यहाँ टच करूँ और पानी के लिए शायद उसके यहाँ टच करूँ, तो उससे शायद उस बच्चे को मालूम पड़ेगा कि मुझे पानी या खाने का कोई इंडिकेशन मिल रहा है। सपोज़ मैं बच्चे को झूले पे लेके जा रही हूँ, छोटा बच्चा है मेरे पास और मुझे पता है कि बच्चे को मुझे झूले पे ले जाना है, बट एंटिसिपेशन जिसको बोलते हैं कि बच्चे को ये पता चले कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सपोज़ मैंने बच्चे को अगर ऐसे लिया है, मैंने गोद में लिया है, तो इस तरीके से अगर मैं मूवमेंट करती हूँ तो उससे अगर ये मूवमेंट हो रही है तो बच्चे को ये मालूम पड़ेगा कि आगे आने वाली कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ इस तरीके की मूवमेंट्स होने वाली हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्यूज़ होते हैं। उस नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बच्चों के साथ ऑब्जेक्ट क्यूज़ यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे बच्चे को पानी देना है तो ग्लास का इंट्रोडक्शन या ग्लास का यूज़ बच्चे को कैसे सिखाएंगे, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि पानी कहाँ और किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे पीते हैं। तो उसको मैं अगर ग्लास में बार बार दे रही हूँ और नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा समझ जाता है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि पानी ही पीना है। तो अगर वो 2-4 बार 5 बार या हो सकता है 1-2 महीने के बाद इस तरीके का इंडिकेशन देता है कि वो ग्लास को मुंह तक लेके जाता है, इसका मतलब बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि पानी के लिए ग्लास को ही यूज़ किया जाता है। तो जब भी वो ग्लास या बॉटल को मुंह तक लेके जा रहा है तो टीचर के लिए भी एक एक्सप्रेसिव साइन है, बच्चे का इंडिकेशन है, जिससे बच्चा ये बता रहा है कि मुझे प्यास लगी है। तो उस चीज़ को फिर हम आगे कहीं साइन में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स। ऑब्जेक्ट क्यूज़ के बाद हम लोग सिंबल्स के ऊपर जाते हैं, जिसमें सिंबल्स जो होते हैं उनको हम ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ एक इंडिकेटर्स होते हैं जिसको बच्चा टच करता है और अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करता है। जैसे सपोज़ उस ग्लास को बच्चा टच करेगा, हो सकता है वो ये बताए कि उसको प्यास लगी है, पर ज़रूरी नहीं कि उसी ग्लास में वो पानी पिए अपने कैलेंडर सिस्टम में से। या बॉटल को वो टच कर रहा है या स्पून को वो टच कर रहा है तो स्पून उसके लंच टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बच्चे का ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, मतलब एक लेवल से हम दूसरे लेवल पे बच्चे को लेके जाते हैं, जिसके थ्रू हमें भी आइडिया लगता है कि बच्चा ऑब्जेक्ट को समझना शुरू हो गया है, बच्चा अब सिंबल्स को समझ रहा है, तो अब हमको आगे क्या करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम सिंबल से बच्चों को पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पे लेके जाते हैं। अगर बच्चा ब्रेल सीख रहा है या प्रिंट बच्चे को समझ में आ रहा है तो आगे फिर उसमें फ़ोटोग्राफ्स यूज़ होंगे। उसके आगे फिर उसको हम रिटर्न स्क्रिप्ट देते हैं कि जिससे बच्चा रीड करे। सपोज़ बच्चे का प्ले टाइम है तो बच्चा अगर सिर्फ प्ले लिखा हुआ रीड करके उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा प्ले टाइम है, और साइन, ब्रेल और रिटर्न स्क्रिप्ट ये सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हायर फंक्शनिंग बच्चे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली बहुत ज़्यादा हैं
कि साइन लैंग्वेज या ब्रेल या स्क्रिप्ट कोई भी बच्चा एक दिन में या जल्दी नहीं सीख सकता है। उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, बच्चों के साथ बहुत से ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली रूटीन की, जिनमें बच्चों को लैंग्वेज दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के लिए एक लैंग्वेज ज़रूरी है, हमारी भी एक डिक्शनरी हम लोग यूज़ करते हैं या हमको शुरू में वोकेबलरी याद करने के लिए दी जाती है, उसी तरीके से हम लोग अगर बच्चे के आसपास में रखी हुई चीज़ें या जो भी बच्चा एक्सप्लोर करता है उसका अगर एक स्पेसिफिक नाम या साइन दे रहे हैं या उसको बार बार बता रहे हैं ये क्यों यूज़ होता है, तो ही कहीं जाके बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ ये चीज़, या लंच बॉक्स या बॉटल का क्या यूज़ है, लंच बॉक्स क्यों यूज़ किया जाता है, या प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं, खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर बच्चे को आपने सही तरीके से इंडिकेशन नहीं सिखाया एक एज के अंदर बच्चे को, जैसे सपोज़ हम लोग स्टार्टिंग में बच्चे को पेट पे हाथ रख के प्रेस करके बताते हैं टच क्यू के थ्रू कि टॉयलेट जाना है, उसी को फिर बाद में हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं। विज़न वाला बच्चा है तो इस तरीके से अगर वो साइन दे रहा है टॉयलेट का, ये टॉयलेट का साइन है, ठीक है। और अगर बच्चा ब्लाइंड है तो वो हो सकता है इस तरीके से कर रहा है, बट साइन वो बता सकता है, बट टीचर जब करेगी पूछने के लिए कि आपको टॉयलेट जाना है तो वो बच्चे के हाथ के नीचे कहीं करके बता रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों में ही बच्चे के लेवल को बढ़ाने का एक तरीका है, जिसके अंदर बहुत सी टीचिंग सेड उसको एंड सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम बच्चे को ये एक्सपोजर देते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो रियल होनी चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों के साथ। रियल मीन्स यहाँ पर ये चीज़ की जिस तरह की नॉलेज हम बच्चे को दे रहे हैं उसको करके वहाँ पर दिखाया जाए और जिससे कि बच्चा इस बात को समझ सके। सपोज अगर हम बच्चे को ग्रूमिंग स्किल्स सिखा रहे हैं या हम चाहते हैं कि हम बच्चे को मनी कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम टेबल टॉप एक्टिविटी में बच्चे को क्वाइंस आइडेंटिफिकेशन करना और ये सब सिखा रहे हैं, नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को ठीक है पैसे दे रहे हैं, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है, बट उसको शॉपिंग के लिए लेके जाना, वहाँ पे वो बात करे, वहाँ पे वो पैसे दे, उसको एक्चुअल पता चले कि पैसे ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल में ही, हाँ जी। तो प्रैक्टिकल में ही बच्चे इन चीज़ों को सीख पाएंगे कि एक्चुअल क्या करना है, कैसे करना है। उसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसमें बच्चे का कहीं एक्सपोजर भी मिलता है। सबसे बड़ी बात उसको इस बात का एहसास भी होता है कि कहीं पर ग्रोसरी शॉप होती है, कहीं पर मॉल होता है, कहीं पर ये क्या होता है। तो ये चीज़ें एक कमरे में बंद करके अगर बच्चे को हम केवल सिखा देते हैं, उसको उस बात का सेंसरी एक डेवलपमेंट तो हो जाता है कि यहाँ पर एक एक्सचेंज की चीज़ है, लेकिन इसको रियली लाइफ में क्या वैल्यू है और कैसे इसको करते हैं ये चीज़ नहीं समझ में आएगा जी। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि बच्चों में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं होती है, किसी भी चीज़ को अगर हम एक तरीके से सिखा रहे हैं तो शायद बच्चा उस चीज़ को जनरलाइज उतने जल्दी नहीं कर पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जब हम बच्चे के साथ बच्चे को सिखाएंगे तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को जो चीज़ सिखा रहे हैं वो रियल हो, एक्चुअल प्लेस में हो, उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके लेवल की होनी चाहिए, तो जाके हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ अमाउंट में चीज़ें जाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए। और साथ साथ में जैसे आपने बताया कि वो बच्चे ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने एक एग्जांपल लिया मनी कॉन्सेप्ट का ही, अगर मनी कॉन्सेप्ट उनको देना है तो हमको डिफरेंट सिचुएशंस में ले जा करके बच्चों को ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर हम मनी का यूज़ करके और इस तरह से हम अपने काम को करते हैं। सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे हमारे पास में एक डेफब्लाइंड लड़का है, अभी इस टाइम उसकी एज 18+ है, बट जब वो 14 या 15 साल का था तो उसके साथ जब हम कोई भी एक्टिविटी करते थे तो अगर सपोज़ मनी कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना है, हमको उस लड़के को बताना है, तो हम लोग क्या करते थे कि शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं, वो अगर स्कूल के अंदर आके कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको हम सेल करना सिखाते थे कैंटीन के थ्रू, तो वहाँ उसको वो मनी कॉन्सेप्ट मिल रहा है। उसके अलावा हम लोग जैसे बच्चे को बैंक लेके जाते थे तो बैंक में टीचर्स का वो पैसा डिपॉजिट करता था, वहाँ पे जो वो खुद अर्न करता था उस पैसे को वो वहाँ पे डिपॉजिट करता था। और इसके अलावा जैसे जो ग्रुप शॉपिंग होती थी वहाँ लेके जाते थे, तो अलग अलग एक एक्सपोजर के साथ रेस्टोरेंट विजिट पे कि आपने अगर इतना अर्न किया है तो ये पैसा आपका ऐसा है जिसमें आप सब लोग रेस्टोरेंट विजिट पे जाओगे और आप अपनी पॉकेट मनी से जो भी आपको ऑर्डर करना आप
ले सकते हो। तो एक पैसे की वैल्यू पर बच्चे को ये भी पता है ये मेरा पैसा है, जी। तो कितना बचाना है, सेविंग के साथ कितना पैसा मेरे पास है, उसका बैलेंस कितना है, कितना मैं खर्च कर रहा हूँ और कितना अभी मेरे पास बचा हुआ। तो एक वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी जा रहा है बच्चे में, सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही है, प्लस उसको ये भी पता चल रहा है कि हाँ अगर मैं 20 रुपये का ऑर्डर कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मुझे और कितना कम करना है। जी। तो ये चीज़ें कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये चीज़ हम बच्चे को क्लासरूम या सिर्फ होम एनवायरनमेंट में घर के अंदर रख के नहीं सिखा सकते। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम बच्चे को बाहर लेकर के निकलते हैं और ऑन ग्राउंड जा कर के ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ कराने से सबसे पहली बात तो उनका जो एक एक्सपोजर होता है वह तो अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि चूँकि उनको लाइफ में हमारा पूरा ये प्रयास होता है कि उनको एक सोसाइटी में सेट करना है जहाँ पर कि वे अपने आप को किसी भी तरह से कम न समझे और उनकी लाइफ की जो डेली जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, चाहे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, कहीं किसी भी तरह की एक्टिविटीज उसको वो परफॉर्म करने की काबिलियत उनके अंदर में पैदा हो। और इस चीज को करने के लिए, इस क्वालिटी को पैदा करने के लिए निश्चित रूप से उनकी बिल्कुल प्री स्टेज में, बिल्कुल बेसिक स्टेज में ही हमको कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे कंपैरेटिवली अदर बच्चे से थोड़ा सा डिले सीखते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए भी एक लंबा समय लगता है। निश्चित रूप से इसका अर्ली इंटरवेंशन की बात एक बार फिर से कहीं ना कहीं साबित होती है। जी जी। इसी में अगर हम आगे देखें तो जिस चीज़ को हम लोग बार बार डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईपी हमने बच्चे का बनाया, सपोज़ जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, देन बच्चे को अगर रेफ़र किया जाता है उसका असेसमेंट, डायग्नोसिस के बाद आता है आईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। उस प्लानिंग के अंदर हम बच्चे के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सिलेक्ट करते हैं जो अलग अलग एरियाज़ के अंदर होते हैं, जैसे मोटर, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, कॉग्निशन, सोशल स्किल्स, लैंग्वेज, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, लीजर एक्टिविटीज़, डेली लिविंग स्किल्स। और इस तरीके से अलग अलग एरियाज़ के अंदर बच्चे के गोल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। पर उसके साथ जो गोल हमने सिलेक्ट किया है, काम कैसे करना है, ये चीज़ जो हम बार बार देख रहे हैं कि एक एजुकेशनल इंटरवेंशन के लिए वो मेथड भी बहुत ज़रूरी है जिसके थ्रू हम बच्चे के साथ आगे एक्टिविटीज़ को करेंगे। उसके लिए ये भी ज़रूरी है प्लेस, किस जगह पे हम करने वाले हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस हम बच्चे को देंगे, किस तरीके का टीचिंग मेथड हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी एडेप्टेशंस हम बच्चे को देंगे, किस तरीके की पोजीशनिंग होनी चाहिए, विज़न और हियरिंग से रिलेटेड किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है एज अ टीचर या एज अ थेरेपिस्ट। इसके साथ साथ हम लोगों की कैसे टीम होनी चाहिए जब हम बच्चे को इंटरवेंशन देने जा रहे हैं। थेरेपिस्ट होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटर के साथ साथ मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है, डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर हियरिंग और विज़न, इवन की मेडिकल प्रॉब्लम अगर बच्चे के साथ है तो ये सब चीज़ें होना या इन सब के साथ हमारा इंटरेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है एक बच्चे को एक क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और इफ़ेक्टिव प्रोग्राम तभी हो सकता है जब हम बच्चे को टोटल उसमें हम देखें कि बच्चे को सिर्फ ये ना सोचे कि अगर हमें विज़न एसेस करना है तो हम सिर्फ विज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, अगर हम विज़न के एक्सपर्ट है तो हम सिर्फ विज़न से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बच्चे को ऑब्ज़र्व करें कि उसका क्या रिएक्शन है, या सिर्फ अगर हम हियरिंग को एसेस करें तो हम सिर्फ हियरिंग के रिएक्शन को ही ध्यान दे रहे हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर है, टीचर है या वो मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर है, बच्चे को के टोटल रिस्पॉन्स को एसेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका सही लेवल हमको पता चल सके और उसके हिसाब से हम बच्चे को इंटरवेंशन और प्लानिंग प्रोवाइड कर सकें। कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये टीम वर्क होना चाहिए जहाँ पर कि हर एक पर्सन अपनी फील्ड से रिलेटेड एरिया में तो वर्क करे ही, लेकिन सेंसिटाइज कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर प्रोग्राम की तरह से पूरी तरह से होना पड़ेगा। उसके बाद में ही इस तरह के बच्चों को हम एक अच्छी डेवलपमेंट दे सकेंगे।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर प्रोग्राम हम दे रहे हैं बच्चे को, सपोज़ हम लोगों ने बच्चे का आईपी डेवलप कर लिया है, आईपी डेवलप करने के बाद टीचर एक अपने मेथड से बच्चे के साथ काम कर रही है, पेरेंट्स एक अपने मेथड के साथ बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, और दोनों के अंदर कोई इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण की वजह से। पेरेंट्स के पास कुछ अपने मेथड्स हैं, हो सकता है पेरेंट्स एक ऐसा एरिया है कम्युनिकेशन कि पेरेंट्स के साथ हो सकता है बच्चा ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, वो एक टेक्निकल या फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है, पर शायद वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को पुल करके पुश करके पेरेंट्स को या चीज़ों को एक्सटेंड करके वो ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा है, क्योंकि शायद वो ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, पर वही चीज़ शायद टीचर के साथ नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से जी। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि दोनों का आपस में रिलेशन बेटर होना चाहिए, इतना ओपन होना चाहिए कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत स्लाइटली चेंजेस होते हैं बच्चों में, तो आपस में डिस्कस कर सकें, बता सकें कि एक्चुअल चेंजेस बच्चे के अंदर क्या हो रहे हैं। इसी तरीके से स्कूल में भी टीचर्स के अलावा और भी लोग होते हैं जो बच्चे को हमेशा चलते फिरते खेलते स्कूल में कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हुए या इनफॉर्मली बच्चे को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कई बार कुछ चेंजेस वो लोग भी ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनको भी हम लोग जब वो बताते हैं कुछ तो उसको हम लोग अटेंड करें, उसको ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है उससे कोई यूज़फुल ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि बच्चे के आईपी के गोल या उसके इंटरवेंशन को बदल सके। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी, मैं अभी किसी प्रोग्राम के लिए गई थी कहीं पंजाब में, तो वहाँ पे जब हम लोग क्लासरूम सिचुएशन में हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो ऐसा लगा कि हाँ बच्चे के विज़न में स्क्विंट है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जब इनफॉर्मली हम लोग बैठे, क्योंकि उसी दिन उनको ऐसा लगा था कि इस बच्चे को भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए, बट कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे जो आंटी थी जो खाना बनाती थी उन्होंने ये चीज़ बताई कि 2-3 दिन से वो ऐसा ऑब्ज़र्व करती हैं, क्योंकि उनका जो रूम था बच्चे का, हॉस्टल का रूम, वो शायद चेंज हुआ था, वो एरिया चेंज हुआ था, तो बच्ची जब सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो उसको कहीं प्रॉब्लम होता था, और पहले जिस जगह पे वो बच्ची को रखा गया था वहाँ पे सीढ़ियाँ या इस तरीके का कुछ वो नहीं था, उसको शायद एरिया रटा हुआ था। तो उस चीज़ को जब हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया तो हम सबको ये आइडिया लगा कि हाँ शायद कहीं डेप्थ में प्रॉब्लम है, बच्चा नीचे की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, जो चीज़ शायद फेमिलियर है, बच्चे को क्लासरूम का आइडिया लगा हुआ है, तो वो चीज़ें जो फेमिलियर है वहाँ वो इंडिकेट नहीं कर पा रही है या हमें नहीं आइडिया लग रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा रह रहा है, चाहे उसके अपने घर का माहौल हो, चाहे वो उसके स्कूल का माहौल होता है, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू से इंट्रोडक्शन उसकी होती रहती है, कंटिन्यू उसके सामने फेस टू फेस होता रहता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे एक आइडिया अपना डेवलप कर लेते हैं कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, हमको यहाँ से इधर जाना है उधर जाना है। लेकिन जब बिल्कुल न्यू एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन जैसा कि आप बता रही हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, वहाँ पर ये बात सामने आ जाती है कि बच्चा देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, चल सकता है या नहीं चल सकता है, इस तरह की चीज़ें। जी, ये चीज़ें दोनों ही उसमें कई बार होता है। कई बार ये होता है कि न्यू सिचुएशन में हो सकता है कि बच्चे का जो अगर विज़न या हियरिंग प्रॉब्लम है या कहीं वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके थ्रू आपको इंडिकेट कर सके, पर कई बार यही चीज़ें शायद बच्चे के लिए बैरियर भी डाल सकती हैं। सपोज़ कोई बच्चा है जो फेमिलियर एनवायरनमेंट के अंदर या जो चीज़ें उसके पसंद की हैं उन पे वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। सेम दूसरा केस जिसमें अपोजिट रिएक्शन है, उस बच्चे का जब मेडिकल रिपोर्ट देखा गया तो उसमें लिखा था बायलिटरल प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, और अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट फादर यही बोल रहे थे कि इस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, मतलब कंप्लेंट्स में भी चेंजेस थे, और मदर ये बोलती थी कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस बच्चे को सुनाई देता है। तो उस केस में जब हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में जब हम लोग उसको सेंसरी रूम में लेके गए या हम लोगों ने टॉयज़ वगैरह दिए, तो 2-3 बार एसेस करने के बावजूद भी बच्चा सही रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके लिए शायद नई थी। जब ये चीज़ फील की गई कि कहीं वो बैंड हो जाता है, अपने हेड को डाउन कर लेता है, वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट उतना नहीं दिखा पा रहा है या साउंड वाली चीज़ों पे भी उसका उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो ये डिसाइड किया गया कि अब उन टॉयज़ को मंगाया जाए जो बच्चा शायद डेली यूज़ में खेलता है।
तो जब उन टॉयज़ को मंगाया गया, उसमें उसकी एक प्लास्टिक की बॉल थी, एक रैटल था और कुछ रबर टॉयज़ थे। तो जब उसको उन सभी टॉयज़ को उसके सामने रखा गया तो हम लोगों ने ये फ़ील किया कि उन टॉयज़ में से बच्चा एक प्लास्टिक बॉल को ज़मीन पे बार बार मारता है जिससे आवाज़ होती है, और जिस साइड आवाज़ होती है वो अपने राइट ईयर को उस साइड में बिल्कुल नीचे ज़मीन पे रखता है, फेस को डाउन करके उसको सुनने की कोशिश कर रहा है। सेम रिएक्शन हम लोगों ने पेरेंट्स को करीब 6-7 फीट की दूरी पे मदर और फादर दोनों को अलग अलग पोजीशन में खड़ा किया। पापा ने जब आवाज़ दी उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, पर दूसरा रिएक्शन एकदम से हम लोगों के लिए भी एक सरप्राइजिंग था। जैसे ही मदर ने उसको उसके नाम से बुलाया, वो तुरंत वहाँ से खड़ा हुआ और अपनी मम्मी के पास चला गया। तो वो एक शायद हम लोगों के लिए भी एक बहुत हेल्पफुल रहा था, और हमें भी ये पता चला कि नहीं, जो शायद मेडिकल रिपोर्ट में है उसको हमें क्रॉस चेक करना चाहिए या दोबारा से एसेस करवाना चाहिए। मे बी शायद कि कहीं पर लैग रह जाता है, कभी मेडिकल छोटे रिपोर्ट्स बच्चे में होते हैं तो मे भी हो सकता है, कई बार बच्चे नहीं सोते हैं दवाई देने के बाद भी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कई बार हो सकता है फंक्शनली भी, क्योंकि देखो गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो वो चीज़ें एक हेल्प मिली हम लोगों को भी, पेरेंट्स से भी, और इवन बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग भी हम लोगों को हेल्प करते हैं अगर कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ इसमें देखने को मिल जाती हैं, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट अक्सर इस बात को कहते हैं कि कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे से पूरी तरह से डिफरेंट होता है, उसकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स और उस सीखने के तरीके सब कुछ डिफरेंट होते हैं। इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि हर एक बच्चे के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम तय करके ही फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। जैसा आपने देखा कि हमने पिछला जो एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर बच्चा बिल्कुल एक नया माहौल जब उसको मिलता है तो वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का, तो दोनों ही बच्चों में एक अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट सिचुएशन सेम ग्राउंड पर मिल रही है। इसीलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर एक बच्चे को किस तरह से चेक किया जाए, किस तरह से उसकी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ दोनों के बारे में वर्क किया जाए, और ज़रा सा भी अगर उसकी किसी फील्ड में एबिलिटी बची हुई है, जिसे रेसिडुअल हम कह रहे हैं बार बार, रेसिडुअल, इसकी इस पावर को यूटिलाइज करना बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, अपनी बातों को उस तक पहुंचाना आसान हो जाता है, और ऐसे में बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है। ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं जहां पर हमको वर्क करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए नवशिखर चैनल के साथ।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने डेफ ब्लाइंड फ्रेंड्स के लिए कि कैसे इन लोगों को इंटरव्यून किया जाए, कैसे इनके लिए असेसमेंट होनी चाहिए और किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन जो गैप होती है वो इनके लिए सबसे बड़ा बैरियर है और इसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से अपने ऐसे फ्रेंड्स को नॉर्मल लाइफ में, सोशल लाइफ में एडजस्ट कराया जा सकता है। इस पर आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट दया जी ने हमको बहुत सारे टिप्स दिए। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखा होगा आपने। अगर आप किसी भी तरह से अगर सीखने में किसी तरह की प्रॉब्लम रही है और किसी भी बिंदु पर आपका कोई सवाल है जो आपको लगता है कि इस बात का आंसर हमको मिलना चाहिए, आप पूरी तरह से इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगी। हमसे कांटेक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर। साथ ही हमारा फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609 है। इन पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लिख करके अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहें, हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम लोगों ने बात किया कि कम्युनिकेशन गैप जो है बच्चों में दूर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज के तहत में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या ऐसे बच्चों को टीचिंग, जो फॉर्मल एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, कि क्या इनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किस हद तक हम इनको बढ़ा सकते हैं, किस हद तक ऐसे हमारे फ्रेंड्स जा सकते हैं। खास करके मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि होता यह है कि आजकल जो हमारी टीचिंग की जो स्टाइल है हमारे पास में, वो या तो विज़न से रिलेटेड है या तो ऑडिटरी है। और टीचर हमको पढ़ाती है, क्लास बोर्ड में लिखती है और हम बच्चे हमारे सीखते हैं। यहाँ पर हमारे ऐसे जो डिसेबल्ड फ्रेंड्स हैं, जो डेफ ब्लाइंड हैं, न तो वो ठीक से देख पाते हैं और न तो ठीक से सुन पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस फील्ड में काम करते हुए एक एक्सपर्ट के नाते आप क्या सोचती हैं कि ऐसे लोगों को कितना ट्रेन हम कर सकते हैं और कितना फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं? अगर हम डेफ ब्लाइंड को लेके चलते हैं, जो बच्चे हायर फंक्शनिंग हैं, जो एकेडमिक सिलेबस को फॉलो कर पा रहे हैं, नेचुरल सी चीज़ है कि जब हम विज़न प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे और हियरिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अगर हम सेपरेट भी बात करें तो कहीं विजुअल और ऑडिटरी एड बहुत इम्पोर्टेंस उसकी होती है, पर जहाँ डेफ ब्लाइंड की बात करते हैं वहाँ विजुअल और ऑडिटरी एड्स उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के कहीं दोनों ही सेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। पर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर एक डेफ ब्लाइंड पर्सन या डेफ ब्लाइंड बच्चा, सपोज वो अगर 5th का सिलेबस फॉलो कर पा रहा है और उसकी एज 15-16 साल है, एज अप्रोप्रिएट जहाँ तक हम लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं से ये शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम में जाना सभी के लिए अच्छा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम मेन स्ट्रीम में बच्चे को लेके जा रहे हैं, ठीक है वो 5th का सिलेबस फॉलो कर रहा है, 15 साल का बच्चा है, पर एथलेटिक्स या गेम्स वो उस एज के बच्चों के साथ कर सकता है जो और बच्चे करते हैं, क्योंकि उसको फिजिकली किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसका इंटरवेंशन लेट शुरू हुआ है या चीज़ों को उसने लेट लिया है, पर वो कर सकता है। ये चीज़ें हम लोगों को सोचनी पड़ेंगी कि हम उसको कैसे करवाएं। पर हाँ, ये है कि अगर हम मेन स्ट्रीम के टीचर्स या उस एनवायरनमेंट को देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस और की ज़रूरत है, कहीं पे गाइडेंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें कहीं पे स्पेशल एजुकेटर्स, मेन स्ट्रीम टीचर्स, पेरेंट्स और जो अदर जो पीयर ग्रुप है जो क्लास में बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स का, सभी का एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक डेफ ब्लाइंड बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक डेफ ब्लाइंड पर्सन ही नहीं है, उसके लिए सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तब कहीं जाके हम मेन स्ट्रीम में किसी डेफ ब्लाइंड को एजुकेशन देने की बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, हायर फंक्शनिंग ले सकते हैं, बट जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उनको एजुकेशन देने से
या उस मेन स्ट्रीम में डालने से पहले मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर भी शायद जो 40 बच्चे एक क्लास में या 70 बच्चे एक क्लास में, तो उन बच्चों का थोड़ा नंबर कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूसरे टीचर्स के हिसाब से भी सोचना है कि वो भी तभी अटेंशन दे सकते हैं जब वो अमाउंट या नंबर कम किया जाए, या कोई असिस्टेंट टीचर या कोई स्पेशल एजुकेटर हेल्प के लिए वहाँ, जो क्योंकि रेगुलर इंटरवेंशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो की तो एक डिफरेंट बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ यहाँ पर बात निकल करके सामने आती है कि हमको कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो एकेडमिक्स को आप पूरी तरह से बुक्स के नॉलेज, मैथ्स, साइंस और हिंदी तक सीमित करके ना रखें। जब ही हमारे एजुकेशन का एक मल्टी डायमेंशन थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत है, जो उनका फिजिकल उनकी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से उनको स्विमिंग या अदर जो इस तरह के गेम्स हैं उनकी जहां पर बेहतर यूटिलिटी हो सकती है, उसमें ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और उसमें भी मैं तो कहूँगा कि सिर्फ इसीलिए नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जब उनके फाइनेंशियल अगर कैरियर की हम बात करें, इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड पर अगर हम बात करें, तो उसमें भी हमारे ऐसे दोस्त अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे कैरियर के रूप में डेवलप कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। जी जी। जैसे कि हम बात करें वोकेशन की, कि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे डेफ ब्लाइंड पर्सन हैं जो हम ही लोगों की तरह कम्युनिटी में नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनका अपना बिजनेस है या अपनी शॉप है या अपनी जॉब है, इसके साथ साथ उनके पास भी सेम हमारी तरह फैमिलीज़ हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ डेफ ब्लाइंड है या डिफरेंटली एबल्ड है तो लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा है कि वो लाइफ नहीं जी सकते हैं। ये एक हम लोगों की गलत सोच है जिसको हमें बदलना है। हमें बदलना है, हमारी सोच और सोसाइटी की सोच को कहीं ना कहीं बदलने की बात हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात हमारी एक्सपर्ट कर रही है कि चेंजिंग जो है वो उनके अंदर में करने की नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके अंदर में जिस तरह की एक कहें उनकी पावर है, जो उनकी क्षमता है, उसको सदुपयोग करते हुए, उस टैलेंट को निखारते हुए उनको आगे ले चलें और वो हमारे सोसाइटी के एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में अपनी भूमिका को निभा सकें। यही हमारी इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कोशिश होती है। जी अब हम आगे थोड़ा देखेंगे कि इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ या एजुकेशन जो हम बार बार बात करें कि मेथड्स क्या होने चाहिए, क्या मेन बेसिक स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, एक्टिविटी कैसे की जानी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। Effective strategies for teaching children with visual impairment and additional disability: bounding, access to meaningful communication, safety, functional age appropriate activities. जैसा कि हम बात करें बाउंडिंग, इमोशनल बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ काम कर रहा है या टीचर्स के साथ काम कर रहा है, इसी तरीके से अगर हम देखें मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है कि हम बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका कोई लेवल नहीं है, हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, या सपोज़ बच्चा किसी चीज़ को टच करता है या एक्सप्लोर करता है, तो हमें तुरंत उस चीज़ के बारे में बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो किस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूँ कि एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सपोज़ अगर हम एक 18 साल के लड़के को, जो चीज़ें कई बार देखने को भी मिलती हैं, 18 साल के लड़के को अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट करा रहे हैं जो एक 5 या 6 साल का बच्चा करता है, अगर हम उसको बैठा के रीडिंग राइटिंग में काउंटिंग लिखवा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, या काउंटिंग उसको बता रहे हैं, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो कहीं उसकी सपोज़ 18 साल का लड़का है तो उसकी जो वोकेशनल स्किल्स हैं उसके साथ कहीं हमें इंक्लूड करना चाहिए अगर हम सिखाना भी चाह रहे हैं, या उसको ऐसी चीज़ें सिखानी ज़्यादा ज़रूरी हैं जो उसके लिए उस समय एज अप्रोप्रिएट हो। कई बार ऐसा होता है कि ये एक स्ट्रेस होता है कि नहीं आप एकेडमिक सिखाओ, बट हमें मालूम है कि बच्चे की कहीं एक लिमिटेशन है, इससे आगे बच्चा नहीं जा सकता है, या इससे आगे उसको और चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। सपोज़ एक लड़की है, अब लड़की है तो उसके साथ नेचुरल है कि अडल्ट एज में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में उसको गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है, और उस टाइम अगर हम बच्चे के साथ एकेडमिक चीज़ें ले रहे हैं जो शायद वो बच्चा आगे नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम जल्दी सिखाएं जो उसकी एज अप्रोप्रिएट है, ताकि वो कम्युनिटी में अपने को एडजस्ट करना सीखे, अपने को ठीक से प्रेजेंट कर पाए। तो ऐसा होना ज़रूरी है कि जो भी एक्टिविटीज़ हों वो एज अप्रोप्रिएट हों।
फंक्शनल हो। बड़ी बात ठीक है आपने जो ये कहा, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ऐसे फ्रेंड्स को नॉर्मली ये माना जाता है कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी। और जैसा कि आपने कहा कि अगर बच्चे इस स्टेज में है तो उनको इस बात की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए वो बिल्कुल भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें, और सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं अपनी इस तरह की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सकें। जी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आता है सेफ्टी। सेफ्टी की जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। इवन बच्चा छोटा है या कोई अडल्ट पर्सन है, सेफ्टी में सपोज़, क्योंकि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन नेचुरल है कि एक जो कोटेशन है कि जो आँख और कान है वो हमारे हाथ हैं, हाथों के थ्रू ही हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा एज अ टीचर कि एज अ पेरेंट्स, एज अ केयर गिवर, कि अगर बच्चा किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है तो कितने हद तक वो बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए ठीक है, और कैसे हम उसको एक्सप्लोर कराएं कि बच्चे को हर्ट ना हो या कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस बच्चे तक ना पहुंचे जिससे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि बच्चा किसी चीज़ को टच ही ना करना चाहे। सपोज़ अगर हम बच्चे को कोई चीज़ टच करा रहे हैं, हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जो शार्प है या जिसमें कुछ ऐसी चीज़ निकली हुई जो बच्चे को चुभ गई है, पिंच हो जाता है, बच्चे को पेन हो रहा है, तो बच्चा शायद अगली बार अगर आप कोई सॉफ्ट चीज़ भी दे रहे हो तो वो उसको नहीं छुएगा, या आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बच्चा तैयार नहीं हुआ उस चीज़ को लेने के लिए, और आपने एकदम से बिना बताए बच्चे के गोद में या उसके हाथ में कोई सॉफ्ट टॉय रख दिया। तो अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि बच्चे का विजन नहीं है, उसका हियरिंग नहीं है, उसको नहीं पता चल रहा आप क्या दे रहे हो, या कहीं आपने कोई चीज़ मिक्स करके रखी हुई है, आप बच्चे के साथ चाहते हो कि बच्चा उसमें प्ले करे और एकदम से आपने बताया नहीं, बच्चा उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ है, और आपने ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पाए हो कि हाँ हम वाटर प्ले करेंगे या हम कोई ऐसा टेक्सचर प्ले करेंगे, और एकदम से बच्चे का हाथ या पैर से वो चीज़ टच हो जाती है, तो हो सकता है बच्चे को एक नेगेटिव एक्सपोजर मिले और अगली बार वो और चीज़ों को भी रिफ्यूज़ कर दे जो शायद उसके इंटरेस्ट की हो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक बच्ची आई थी जो स्पून से बहुत डरती थी। वो स्पून जब हम लोग कोई भी चीज़ उसको खिलाना चाहते थे तो वो स्पून जैसे उसके सामने आता था वो पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेती थी, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि स्पून से इसको इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है। तो जब हम लोगों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देखी और पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स ने एक चीज़ इंडिकेट की कि जब उसका मेडिकल चेकअप हो रहा था तो शायद कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसके गले से अंदर लिया गया था जो स्टील के टेक्सचर जैसा ही था, और जिसके कारण उसको ये लगता था कि मतलब ये जो कोई भी इस तरीके का इक्विपमेंट या कुछ दिया जा रहा है ये वही टेस्ट होने वाला है। तो मे बी शायद उसको उस टेस्ट के अंदर कोई पेन हुआ था या कोई नेगेटिव एक्सपोजर था, और जिसको काफ़ी टाइम लगा था हम लोगों को रिड्यूस करने में। कभी कभी जब वो नहीं खाती थी हम लोग हाथ से खिलाते थे, बट धीरे धीरे उसको हमने स्पून के अंदर ही चीज़ों को, मतलब स्पून को थोड़ा रैप करके उसके हाथ में देना शुरू किया कि वो खेले उससे, उसके साथ थोड़ा साउंड वाली चीज़ें यूज़ की। बीच बीच में हम स्पून और प्लेट या कटोरी वगैरह हम लोग लेते थे कि शायद उसको ये लगे कि प्ले करने की चीज़ है, तो शायद वो उसको एक्सेप्ट करे। तो उस चीज़ को ही रिड्यूस करने में कम से कम हम लोगों को पूरा 6 महीने से 1 साल लगा था उस छोटे से बच्चे के साथ। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें हो सकता है टाइम भी लगे, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये देखना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस टू टीच स्पेसिफिक स्किल्स विद इन द मोस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। इंस्ट्रक्शंस अकर्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस or in very small group. Instructions relates to specific IP objectives as determined by the educational team. The goal of community-based instruction is to increase competent functioning among individuals in normalized environment now and in the future. Community-based instruction is not a field trip. ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कम्युनिटी जो हमारा है उसका एक्सपीरियंस दें अकॉर्डिंग टू लेवल, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए। उसके अंदर ये ज़रूरी है कि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं कि पिकनिक या फील्ड ट्रिप है, बच्चे जा रहे हैं, उसका एक स्टार्टिंग होना चाहिए, एक मिड होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, एक लैंग्वेज बच्चे को मिलनी चाहिए। सपोज़ अगर बच्चा रेस्टोरेंट विज़िट के लिए ही जा रहा है तो उसको एक हम बताएंगे
आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, बच्चे को उतना अगर नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे का लेवल उतना नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना नहीं है, बट कोई चीज़ तो वो समझेगा। हम उसको मेन्यू दिखाते हैं कि ये चीज़ें मिलती है, आप सिलेक्ट करो आप वहाँ जाके क्या खाना चाहते हो। तो अगर बच्चा टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशंस को समझ रहा है, साइन को समझ रहा है, तो एक ऐसा मेन्यू हम उसके लिए तैयार करेंगे जिसमें शायद वो चीज़ें टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशन में हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक्चुअल रियल चीज़ों को ही समझ पाएंगे, तो शायद वहाँ जाके जब 2-3 बच्चों का ऑर्डर हो जाता है तो हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा देखो इस बच्चे ने डोसा लिया या इसने इडली लिया या इसने नूडल्स लिए हैं, तो आप टच करके टेस्ट करके देखो आपको इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है जो आप लेना चाहोगे, और कैसे आप जा रहे हो, कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो, कैसे आप वापस आ रहे हो, कि कौन कौन आपके साथ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज देनी बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कहीं बच्चे के आगे के एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने ग्रो में करने में ज़्यादा हेल्प करते करेगा। हैं। जी। मोटिवेशन, स्मॉल स्टेप, कंसिडरेशन, फेवरेबल फॉर लर्निंग। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोगों को मोटिवेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हम गोल बनाते हैं, कोई एक्टिविटी लेते हैं, तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग टास्क एनालिसिस यूज़ करते हैं। किसी भी जो भी काम बच्चे के साथ करें उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, तो उस स्टेप्स पे एक एक स्टेप अगर बच्चा कर रहा है, सपोज़ आप 5 या 6 स्टेप लेके चल रहे हो टास्क में, और बच्चा अगर एक ही स्टेप को उसने फॉलो कर लिया, या बच्चे के साथ आप बच्चे को ये समझ में आ गया कि हाँ हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पैसे अगर बच्चे ने अपने पॉकेट में डाल लिए या उसने अपनी केन पकड़ ली ठीक से जाने के लिए, तो उसके लिए उसको प्रॉम्प्ट करना कि वेरी गुड, आपको ये याद है कि आज हम बाहर जाएंगे रेस्टोरेंट के लिए, और बाहर जाने के लिए केन लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट कहीं बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए एज अ टीचर कि हम उसके हर छोटी छोटी सक्सेस को उसकी बड़ी सक्सेस में बदलने के लिए बच्चे को बार बार मोटिवेट करें। बड़ी सक्सेस को फाइंड करने के लिए छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को पैट करना ज़रूरी है, उसको कुछ मोटिवेशन के रूप में कोई टोकन देना ज़रूरी है, उस बात को फील करे बच्चा कि नहीं आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई कैन डू दिस थिंग ना। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, अभी हमारे यहाँ पे एक बच्ची है जिसका न्यू एडमिशन हुआ है, उसको कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब ये उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि वो कोई काम जब स्टार्ट करती है और उसके इंटरेस्ट का है तो वो उस काम को छोड़ना नहीं चाहती है। जैसे सपोज़ अभी जब हम लोग काम कर रहे थे उसके साथ, तो उसको हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ना सिखा रहे थे। तो सीढ़ी उतारते टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 2 स्टेप्स रह गए थे, तो उस टाइम हमें ये लगा कि शायद इसका ब्रेक टाइम हो रहा है, बच्ची छोटी, एक बारी गोद में उठा के इसको नीचे रख लेते हैं, नीचे लेके हम इसको वॉक करने के लिए बोलेंगे। बट उस बच्चे ने कस के रेलिंग पकड़ ली और उसने हेड नोडिंग करके हमें साइन दिया कि वो नहीं छोड़ेगी। जब हमने उसको ठीक है आप जो करना चाहते हो करो, तो उसने वो 2 स्टेप अपने आप उतरे। इसका मतलब ये कि वो चाहती थी कि इस एक्टिविटी को कंटिन्यूएशन में बनाए रखा जाए और वो अपने आप करे, और अपनी क्लास तक वो खुद गई है, उसने सिंबल टच किया है, टच करके अपना जो कार्ड था उसको फिनिश बॉक्स में डाला है, और डालने के बाद वो अपना हैंड वॉश करने गई। तो कि कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं कि हम लोग कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं, पर बच्चे इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि नहीं, हमारी एक्टिविटी सिस्टम और पूरे टाइम के साथ होनी चाहिए और क्लियर एंडिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, द इक्वालिटी प्रोग्राम indicators will guide educators in setting and establishing effective best practices program for children and youth who have visual impairment and additional disability. It is important to realize the diversity of this population and make any adaptation and recommendations depending on each child's unique need. Some environmental strategies to consider are all listed below. कुछ ऐसे यहाँ पर मैं जैसा कि आपकी स्लाइड में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपने कुछ एक चीज़ यहाँ पर खास करके जोर देने की बात की है कि ईच चाइल्ड्स यूनिक नीड्स। यहाँ पर हर एक बच्चे की ज़रूरत को डिफरेंट दिखाने की कोशिश की गई है। कैटेगराइज हमको नहीं करना चाहिए कि हर एक बच्चे को अगर हमने इस तरह के प्रोग्राम करा दिए तो वो हर एक बच्चे को सूट करती है और हर एक बच्चा उससे कोप अप कर पाएगा। यहाँ पर हर एक बच्चे को सेपरेटली हमको गाइड करने की, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि
आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक बच्चे का पार्शियल विजन है, वो एक तरीके के टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी वो भी पार्शियल विजन वाला है तो उसका फील्ड ऑफ विजन या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या चीज़ों को समझने का तरीका, उसका लर्निंग स्टाइल भी सेम हो। तो दो बच्चे एक ही ग्रुप में अगर काम करें तो हो सकता है दोनों लो विजन बच्चों के काम करने का तरीका अलग हो, या दो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं और कॉन्जेनिटल डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं तो हो सकता है एक बच्चा अलग तरीके से सीखता हो, दूसरा बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कई बार ऐसा होता है टाइम, कुछ बच्चे मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ले पाते हैं, कुछ बच्चे लंच टाइम के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो उस टाइम में ले पाते हैं। कुछ बच्चे मेडिकल, सपोज किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है तो बच्चे मॉर्निंग के टाइम में मेडिसिन लेते हैं कई बार, तो मॉर्निंग में उतना नहीं होता है। कई बच्चे आप देखोगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उनका थोड़ा सा स्लो चलता है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के या किसी भी पर्सन के वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जबकि वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा खुश, ज़्यादा फ्री एनर्जी के साथ में अपने आप को भरा हुआ महसूस करता है। हमको उस टाइम को कहीं ना कहीं फाइंड करने की ज़रूरत है कि बच्चा किस टाइम पर अपने आप को मोस्ट एनर्जेटिक फील करता है, जिस समय वो बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए कंफर्टेबल टाइम हो। ये टाइम उसको जो है कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। और ऐसे टाइम पर अगर हम अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, कोई एक्टिविटी करवाते हैं, तो बच्चा ज़्यादा इगर हो करके, ज़्यादा उत्सुक होकर के ऐसे पार्टिसिपेशन में अपनी भागीदारी निभाएगा और निश्चित रूप से इसके बेहतर परिणाम निकलने की संभावना ज़्यादा होगी। जी, जैसे हम बात करें कि फिज़िकल एनवायरनमेंट, अगर हम देखते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट, ऑडिटरी एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ हियरिंग एड, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, विजुअल एनवायरनमेंट यूजिंग कलर एंड कंट्रास्ट, मैग्निफिकेशन, साइज एंड इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान दें फिज़िकल एनवायरनमेंट में अगर हम देखते हैं तो सपोज़ विजुअल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। अगर बच्चे में विज़न का प्रॉब्लम है, लो विज़न बच्चा है, तो उसके लिए कंट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आप आपके क्लासरूम या घर में जहाँ पे वो रह रहा है, दीवार का कलर और डोर का कलर बिल्कुल सेम है लाइट में, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ वॉल ख़त्म हो रही है और कहाँ से डोर स्टार्ट हो रहा है, या हैंडल्स में और डोर में कई बार बिल्कुल कंट्रास्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जब हमें पता है कि बच्चे के विज़न में प्रॉब्लम है तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जहाँ पे अगर हो सके तो पूरा, अगर हम नहीं चेंज कर सकते हैं तो जहाँ वॉल है और डोर है उसके बीच में अगर कोई स्ट्रिप डार्क कलर की लगा दें तो दोनों लाइट, उसमें थोड़ा डिफरेंस बच्चे को पता चलेगा। या जो क्लोज करने के लिए जो एरिया होता है उसको अगर हम थोड़ा डार्क कलर के अंदर कर दें, अगर लाइट कलर का पूरा डोर है, इसी तरीके से विंडो वाले एरिया को अगर हम थोड़ा सेपरेट करें कलर के साथ। कई जगह पे सीढ़ियों और रेलिंग के ऊपर भी कलर यूज़ किया जाता है, रेड कलर हुआ, येलो हुआ, तो वो भी मेन यही होता है कि कहाँ पहली सीढ़ी ख़त्म हो रही है, कहाँ से दूसरी सीढ़ी स्टार्ट हो रही है। तो ये चीज़ें कहीं बहुत हेल्प करती हैं। लार्ज प्रिंट बच्चे के साथ यूज़ करना, अगर बच्चा प्रिंट यूज़ कर रहा है कंप्यूटर में, अगर कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को आप दिखा सकते हैं या साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलरफुल स्क्रिप्ट्स को आप दिखा सकते हैं ताकि बच्चा रीड कर पाए। इसी तरीके से कुछ, अगर टोटली ब्लाइंड बच्चा है, सपोज़ टोटली ब्लाइंड है और हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उसको अगर ओरिएंटेशन मोबिलिटी पर्पस से भी हम देखें तो उसके लिए डेस्टिनेशन मार्कर होने बहुत ज़रूरी हैं। डेस्टिनेशन मार्कर मतलब जो बच्चे को ये क्लियर करेंगे कि वो सही रास्ते पे है। सपोज़ अगर एक डेफ ब्लाइंड पर्सन या छोटा बच्चा अपने क्लासरूम से डाइनिंग हॉल तक जा रहा है, तो क्लासरूम से डाइनिंग हॉल तक स्पून का वॉल पे लगा होना बहुत ज़रूरी है, एक सिमिलर डिस्टेंस के ऊपर, ताकि बच्चा अगर उस पाथवे को कवर कर रहा है तो उसको आइडिया लगे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक करेक्ट पाथवे पे जा रहा हूँ। या सपोज़ उसे क्लासरूम से टॉयलेट तक जाना है तो कोई एक सिंबल लगा होना चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए सेम टॉयलेट तक जाने के लिए, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ मैं क्लासरूम से सही डायरेक्शन में हूँ और मैं टॉयलेट के लिए बिल्कुल सही पाथवे पे जा रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं असिस्टिव डिवाइसेस और एड्स, जब भी हम बच्चे के साथ काम करना शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी है कि बच्चा अगर लो विज़न है तो उसके पास चश्मा होना चाहिए, या जब बच्चे के साथ काम शुरू करें तो वो चश्मा लगाया हुआ होना चाहिए। हियरिंग एड बच्चे ने अगर लगा रखी है तो
सही फंक्शनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हेयरिंग एड बंद है या उसमें सेल नहीं है, तो वो चीज़ों को एज अ टीचर हमें देखना चाहिए। सपोज़ क्योंकि हेयरिंग एड में कई बार क्या होता है कि हर आवाज़ को वो दुगना करके बच्चे तक पहुंचाता है, तो ये ज़रूरी है कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर आवाज़ बच्चे के कान में जा रही है, जो ज़रूरी है वो भी वो सुन रहा है, जो नहीं सुनना है वो भी उसको सुनाई दे रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर जो लो विज़न बच्चा है, अगर वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो कुछ शेड या डिवाइडर हमें यूज़ करना चाहिए। कंट्रास्ट के लिए हम लोग अगर शाइनिंग है टेबल के ऊपर, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ब्लैक और वाइट कपड़ा यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और जो भी चीज़ें हमें प्रेजेंट करनी है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब सारी चीज़ें हमने उठा के टेबल पे रख दी या बच्चे के आसपास में बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। सपोज़ कई बार हम लोग जो मतलब एक वाइट या ब्लैक दुपट्टा अगर हम अपने पास रखते हैं तो कहीं वो भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि कपड़ों में हो सकता है हम उतनी चॉइस ना कर पाएँ, पर अगर प्लेन दुपट्टा हमारे पास है तो वो हेल्प करेगा हमारे को। क्योंकि जब बच्चे साइन वगैरह लेते हैं तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है रीड करने में, तो वो चीज़ें देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ध्यान पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में है कि जब बच्चों को इस तरह की कोई गाइडेंस दी जानी है, उनका कुछ जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर सकें और इस बात को समझ सकें कि जिस तरह की चेंजिंग है और उसमें कहाँ पर क्या है। अगर गेट कहाँ पर लगा हुआ है, टॉयलेट जाने के लिए रास्ते किस तरह है, जो इंडिकेशंस हैं उसमें इस तरह की मिक्सिंग आजकल होता ये है कि जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से अच्छा लगने के लिए कर दी जाती है जहाँ पर कि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें देखने में तो अच्छी ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन हमारे डेफ ब्लाइंड जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये एक प्रॉब्लम भरा काम हो सकता है। इसलिए खास करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कि ऐसे बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पर तो इस तरह की चेंजिंग बहुत ही ज़्यादा मस्ट है कि ऐसी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएं जिससे कि हमारे ऐसे फ्रेंड्स को बिल्कुल भी दिक्कत न आए, जिससे कि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका एजुकेशनल प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सक्सेसफुली चल सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।
चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के लाइफ के बारे में। खास करके आज हमारा फोकस इस बात पर है कि किस तरह से ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन बैरियर को दूर किया जाए। आज अब इस चर्चा के हम इस सेगमेंट पर हैं जहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं उनकी फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए और उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल प्रेमिसेस की बात हो या जहाँ पर ऐसे पर्सन्स को आना जाना हो या उनकी एक्टिविटीज़ जहाँ पर होनी है। और इस संदर्भ में आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट दया जी ने हमें बताया कि किस तरह से हमें फिजिकल जो एनवायरनमेंट हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह की कुछ बेसिक चेंजिंग की ज़रूरत है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि ये हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हों। इस पर चर्चा पर आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। नोट करें हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात किया था जिसमें आपने बताया कि अगर डोर कहाँ पर है ये बच्चे को क्लियरली समझ में आना चाहिए और इसके लिए वो दीवार के बिल्कुल सेम टू सेम कलर में अगर होता है तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए उसका टेक्सचर, उसका कलर या उसकी डिज़ाइनिंग में कुछ इस तरह के डिफरेंसेस होने चाहिए जिससे कि हमारे ऐसे फ्रेंड्स उसका हैंडल कहाँ पर है, गेट कहाँ पर है, विंडोज़ कहाँ पर है, इन चीज़ों से ज़्यादा नोन हो सके। इस तरह के और कुछ जो आप स्पेस अरेंजमेंट या इसके बारे में जो आप बताना उचित समझे प्लीज़ बताएं। टेक्सचुअल एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन विद अदर सेंसेस। अगर हम देखते हैं कि इसमें और सेंसेस जो हमारी हैं उसको हम विजन और हियरिंग के साथ कंबाइंड करेंगे। द चाइल्ड टू यूज़ हिज सेंसेस सच एज अर्ली मूवमेंट एक्सपीरियंसेस भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी जो होने चाहिए। साउंड का लोकलाइजेशन करना, आइडेंटिफाई करना सोर्स को, इन्वायरमेंटल साउंड्स जो हैं उनके बारे में, स्मेल वगैरह के बारे में, रेसिडुअल विजन जितना बच्चे के पास है बच्चा उसको यूज़ करना सीखे। टच और टैक्टाइल एक्सपीरियंस टू डेवलप सेंस ऑफ टेस्ट। इन सभी चीज़ों के साथ साथ बच्चे के टेस्ट को भी हम लोग डेवलप करेंगे। जैसे अगर हम इसमें अगर हम देखते हैं फोटोग्राफ्स के अंदर तो एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बनाया गया है जहाँ पे टैक्टाइल चीज़ों को बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है। उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को सीख सके। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि आपने एक बच्चा है जिसके साथ में लेडी बैठी हुई है और उसके साथ में आपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। वो अरेंजमेंट किस बात को ध्यान में रख कर के किए जाते हैं और कैसे किए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों को ज़्यादा इस बात की नॉलेज हो सके? जी, मेनली ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके आसपास में चीज़ें इतने डिस्टेंस पे सिर्फ हों जहाँ पे बच्चा उन चीज़ों को छू सके, खेल सके, एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि जो हम बार बार बात करें कि बच्चे में क्योंकि सिक्योरिटी की फीलिंग थोड़ी कम होती है, बच्चों के साथ ये जरूरी है कि उसको एक सेफ, बच्चे अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं फोटोग्राफ में देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे जो टॉयज हैं बच्चे के आसपास में रखे हैं, तो इससे बच्चे को किस तरह की हेल्प मिलती है, बच्चा किस तरह से इन चीज़ों से सीखता है? इससे एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है। सपोज बच्चा अगर लेटी हुई पोजीशन में या बैठी हुई पोजीशन में, बच्चे का गलती से भी अगर किसी चीज़ पे हाथ लगता है, उसमें कोई साउंड है या कोई टेक्सचर है, मे बी कोई वाइब्रेटरी टॉय है, तो बच्चे को एक इनपुट मिलेगा कि हाँ अगर मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो उससे मुझे कुछ मिलता है जो मुझे दोबारा करके देखना चाहिए। तो ये कहीं बच्चे को मोटिवेट करता है किसी तरह की एक्टिविटी दोबारा से करने के लिए। इंक्रीज टॉलरेंस फॉर हैंडलिंग, किसी भी चीज़ को बच्चे को टॉलरेट करना आना चाहिए। सपोज आप कोई एक्सपोजर ही अगर देना चाहते हैं, टॉलरेंस फॉर न्यू एक्सपीरियंस, मूवमेंट्स, बॉडी अवेयरनेस और सिंपल डिस्क्रिमिनेशन, एंजॉयमेंट एंड फन, क्योंकि ये चीज़ों की कई कमी होती है। हम लोग अगर देखते हैं आगे, मल्टी सेंसरी अप्रोच कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ द चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड
इन एंड एबल टू, जैसे चूज़ एन एक्टिविटी, कंटिन्यूएशन करना किसी एक्टिविटी का, बच्चे को ये कहना आना चाहिए चूज़ टू से नो एंड चूज़ मटेरियल। लर्निंग स्टाइल जिसकी हम बात करें बार बार, बिफोर प्लानिंग टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजी वी मस्ट कंसीडर द लर्निंग स्टाइल ऑफ द चाइल्ड, लाइक एंड डिसलाइक, स्ट्रेंथ, what the child likes to work with, material selection based on child likes, age appropriate and activity and fun, specialized teaching strategies, timetable, pacing, use of language, use of real object and real life activities, meaningful repetition, interpreting a child's signals, adapted sign and communication system and systematic consistent इंस्ट्रक्शंस। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल, जहाँ हम टाइम टेबल की हम बात करते हैं, उसमें टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ क्लासरूम की हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ आउटडोर की होनी चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ अगर टेबल टॉप में हम बच्चे को करवा रहे हैं तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो आउटडोर में लैंग्वेज से रिलेटेड हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ पेसिंग, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, बीच में एक्टिविटीज़ के बीच में एक गैप होना चाहिए, मतलब बच्चे का रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना, बच्चे को टाइम देना ज़रूरी है। जो हम बार बार बात करें लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सही तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए, बच्चे के साथ उसके लेवल की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। जैसे सपोज़ अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें अगर बच्चा सिंपल सेंटेंसेस को समझता है तो उस अगर वो साइन के लेवल पे है तो उन सिंपल सेंटेंसेस के साइन, और विद ऑब्जेक्ट, किन चीज़ों को बच्चा विद ऑब्जेक्ट समझ पा रहा है, किन चीज़ों को ऐसा है कि ऑब्जेक्ट के अलावा वो सिर्फ साइन के उस पर समझ रहा है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो एक्शन के साथ, वर्ड के साथ समझ रहा है। तो एज ए टीचर हमको ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें आपने अपने स्लाइड्स के थ्रू यहाँ पर हमको सिखाई हैं। मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा और थोड़ा सा और ज़्यादा समझना चाहूँगा कि ये क्या होता है। एक चीज़ तो आपने बताया कि लर्निंग टू से नो, हमारे इस तरह के बच्चे की चूंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हम अपनी तरफ से जो अच्छा समझते हैं वो उसको खिलाना चाहते हैं, वो बार बार वही एक्टिविटी कराते हैं बिना इस बात को समझे कि बच्चे को ये चीज़ पसंद है या नहीं है। तो बच्चे को इस बात के लिए कैसे ट्रेन किया जाए कि जो चीज़ें उसे पसंद नहीं है वो अपना इनकार उस पर दिखाए, और खास करके चूंकि पेरेंट्स उसके साथ में दिन रात रह रहे हैं तो वो इस बात को समझें कि उसके बच्चे को क्या चीज़ नहीं पसंद है। ये चीज़ कैसे होती है? जैसे सपोज हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मेरे पास एक जब शुरू में बच्चा आया तो वो चीज़ों को नो करने के लिए वो चीज़ों को उठा के फेंक देता था, या उसको अगर बिस्किट नहीं खाना है तो वो बिस्किट को उठा के ही फेंक देता था। तो उस बच्चे को नो करने का तरीका हम लोगों ने ये सिखाया कि अगर आपके सामने बॉक्स है या बिस्किट है, आप फेंको नहीं, उसको रोकना हमने सिखाया कि नहीं, ये फेंकना अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। आप अगर वो रखा हुआ तो आप उसको पुश करके पीछे कर दो, या अगर नहीं लेना है तो कई बार बच्चे उसको रिफ्यूज करने के लिए हो सकता है सिर को ऐसे बेंड करके बताएं, बट एक एज के बाद वो बॉडी लैंग्वेज शायद उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो धीरे धीरे नो कहने का तरीका एक सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है बच्चे को, ताकि दूसरे लोग भी समझ पाएं कि उसको क्या नहीं पसंद है। तो वो चीज़ें कहीं हमको सिखानी पड़ेंगी, उसकी अलग अलग पसंद और नापसंद की एक्टिविटी, पसंद और नापसंद के खाने की चीज़ें, उसकी पसंद और नापसंद की, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पसंद नहीं करता है, सपोज कुछ ग्रूमिंग की एक्टिविटीज़ अगर आप उसके साथ ले रहे हो तो कुछ मटेरियल, उसको स्मेल वाली चीज़ें, हो सकता है पाउडर पसंद हो, क्रीम नहीं पसंद है, तो उसको कि वो थोड़ा साइड में कर दे, तो उससे शायद टीचर को भी आइडिया लगेगा, एक इंडिकेशन मिल जाता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, मुझे नहीं पसंद कि ये चीज़ जो है बच्चे को पसंद नहीं आ रही है। एक एप्रोप्रिएट तरीके से, कि फेंकने से वो चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही, आप हर चीज़ को फेंकोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए एक एप्रोप्रिएट तरीके से उस चीज़ को रिएक्ट डेवलप करना हमको। यहाँ पर एक चीज़ आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई, वो है टाइम से रिलेटेड। खास करके ये होता है जिन बच्चों में विजन सेंस होता है वो तो दिन और रात को आसानी से समझ लेते हैं। अगर जिस बच्चे के पास में विजन नहीं है लेकिन अगर साउंड है तो भी उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाता है कि ये सुबह हो गई है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक हो गई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक बच्चे को इंडिकेशन मिल जाता है कि अब डे हो चुका है, नाइट हो चुका है, और वो अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेड्यूल कर सकता है कि
अब किस टाइम पर उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है। लेकिन हमारे ऐसे डेफ ब्लाइंड पर्सन जिनके की विजन और हियरिंग दोनों का सेंस नहीं है, उनको इस बात का सेंस कैसे कराया जाए, उनको कैसे कराया जाता है कि अब ये उनकी एक्टिविटी का ये अब उनको टॉयलेट जाना चाहिए, अब उनको ये उनके नहाने का टाइम है और ये उनके पढ़ने का टाइम है। इस तरह ये चीज़ें ऐसे बच्चों में कैसे पैदा करते हैं? ये चीज़ें देखा जाए तो स्टार्टिंग से अगर हम भी अपने को देखें, नॉर्मली हम लोग भी स्ट्रक्चर नहीं होते बाय बर्थ, कोई भी एक स्ट्रक्चर के साथ नहीं होता है। ये चीज़ें शायद हम लोगों को भी सिखाई जाती हैं कि मॉर्निंग में उठना है, ये हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है, इसके बाद हमें स्कूल जाना है, इसके बाद हम लोगों को वापस आके होमवर्क करना है। पर यही चीज़ें जब हमारे बच्चों के साथ होती है तो उनको हम लोगों को रियल लाइफ एक्सपोजर देके बताना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ के साथ इंडिकेट करके उसको फिक्स रूटीन में करने के बाद बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ मॉर्निंग में हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है या हमें स्कूल जाना है, स्कूल में हमारा ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल हमारे बच्चों के लिए उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से हम हाथ में घड़ी लगाते हैं। एक डेफ ब्लाइंड बच्चे या मल्टी सेंसरी इम्पेयर्ड विजन विद एडिशनल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए टैक्टाइल या लो विज़न है, वो किसी भी तरीके के मोड को यूज़ कर सकता है। बट टाइम टेबल अपने आप में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेल में हो, ऑब्जेक्ट के लेवल पे हो, वो सिंबल्स के लेवल पे हो या प्रिंट में हो, पर टाइम टेबल देना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे को एंटिसिपेशन देता है कि आगे क्या। टाइम टेबल हो सकता है डेली रूटीन का, हो सकता है वीकली टाइम टेबल हो सकता है मंथली टाइम टेबल हो, अकॉर्डिंग टू लेवल। एक अडल्ट पर्सन अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकता है और यूज़ कर सकता है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये सिस्टम देना बहुत ज़रूरी है जी। आगे हम जो देख रहे हैं उसमें है आफ्टर बिफोर एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ों को एंटिसिपेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे की लाइक डिसलाइक की प्लानिंग, कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे को पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, ये हमें देखना चाहिए। कंसीडर वेदर द एक्टिविटीज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड, यूज़ मटेरियल विच आर एज अप्रोप्रिएट एंड फेमिलियर टू द child along with some new material must have as many sensory components as possible. Ensure that the material is safe. The size of the material should be comfortable so that the child can explore fully. Use real and concrete object as far as possible and not plastic. Replace a certain level of skills before starting a new activity in a squeezy sponge activity, और मस्ट हैव अ स्किल्स फॉर प्रेसिंग द स्पॉन्ज। ये जैसे सपोज वाटर प्ले अगर करा रहे हैं तो उसमें अगर हम बच्चे को स्पॉन्ज दे रहे हैं तो उसमें ध्यान दे रहे हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले पोजीशन, जो बच्चे की कंफर्ट पोजीशन है, हो सकता है लेट के बच्चा ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है या बैठने की अपनी पोजीशन है, तो बच्चे के कंफर्ट लेवल को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विज़न या जो उसका फिजिकल एबिलिटी है उसके हिसाब से बच्चे अलग अलग फील्ड ऑफ विज़न या पोजीशन को यूज़ करते हैं। यूज़ लिमिटेड मटेरियल, ऐसा नहीं कि रोज़ आप नया मटेरियल अपने हिसाब से यूज़ करो। लेट द चाइल्ड बी ओरिएंटेड टू द मटेरियल, बोथ टीचर्स एंड चाइल्ड शुड बी कंफर्टेबल विद कंसिडरेशंस फॉर बेटर वीविंग, लिसनिंग एंड इंटरेक्शन। पोस्चर इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द preferred learning style, physical need and individual child. Always remember offer choice. बच्चे को choice देनी बहुत ज़रूरी है। Pause to know the child wants, continue to or stop, चाहता है आगे एक्टिविटी हो या रोक दो, ये भी डिपेंड करता है। और mind the response time, जिसकी हम बार बार बात करें। If we do not allow response time, there will be no balance in interaction. We must remember the child communication mode or communication level. Always reinforce the child according to his preferred mode of interaction. इसके बाद में एक्टिविटी जब हम बच्चे के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है जब एक्टिविटी फिनिश हो रही है तो फिनिश करते समय भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सामान हम यूज़ करें वो प्रॉपर जगह पे जाए, बच्चे को क्लियर एक लैंग्वेज दी जाए कि एक्टिविटी फिनिश हो गई है। उसके बाद जो भी चीज़ हमने की है उस पूरी एक्टिविटी को रिपीट करना, बच्चा जिस लेवल पे ये चीज़ों को समझ पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हम जब बच्चे के साथ करते हैं।
लेवल बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए टीचर और बच्चे का। जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ये है हम लोगों का। ये लेवल सिमिलर होने से क्या मतलब, किस चीज? लेवल सिमिलर अगर ऐसा नहीं है कि आप चेयर पे बैठे हो बच्चा नीचे बैठा है, या बच्चे को चेयर पे बिठा दिया टीचर जमीन पे बैठे। स्पेसिंग की बात है कि हाँ। कहीं पर उनको सेम लेवल पर रह करके ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक टैक्टाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट बच्चा छू के चीज़ों को समझ पाए। ये लिटिल जूम है, बहुत छोटे बच्चों के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं 180 डिग्री पे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को आप अगर वैसे अगर काम कराते हो तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे को अगर आप गोद में लेके पैरों पे या हाथ में रख के अगर बच्चे को इसके नीचे रखते हो तो बच्चा अच्छे से विजन और हियरिंग इवन एक्टिविटीज़ के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल जाता है छोटे बच्चों के साथ। जो हम बात करें अंडर हैंड साइनिंग की कि किस तरीके से हम बच्चे को अंडर हैंड साइनिंग दे सकते हैं। इंटरेक्शन बच्चों के बीच में आपस में भी एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन जिस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। किस तरीके से आप विजुअल फ्रेम साइनिंग करोगे बच्चे के साथ, तो कैसे होना चाहिए और किस तरीके से हम करेंगे। रीडिंग राइटिंग स्किल्स को आप किस तरीके से बच्चे के फंक्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो, ये एंटीसिपेशन कैलेंडर सिस्टम है। रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। एंटीसिपेशन कैलेंडर सिस्टम जब बच्चा बिल्कुल नया आ रहा है आपके पास, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनको 2 एक्टिविटी से ज़्यादा आप बच्चे को नहीं दोगे ताकि उसको ये समझ पड़े कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसको डिफरेंट नॉलेज दी जानी चाहिए, और यहाँ पर एक बार में हम 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये इस बात के चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। जी। और इसके अलावा 2 मेन स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम डेफ ब्लाइंड के साथ या VIAD के साथ यूज़ करते हैं, हैंड अंडर हैंड और हैंड ओवर हैंड। हैंड अंडर हैंड में ये होता है कि टीचर का हाथ बच्चे के हाथ के नीचे रहेगा। सपोज मैं अगर टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो और मुझे सपोज ये बॉटल है, इसको मैं चाहती हूँ कि बच्चा एक्सप्लोर करे, ठीक है। तो उस वक्त जब मैं एक्सप्लोर कराऊंगी तो मेरा हाथ इस तरीके से रहेगा और दूसरा हाथ दो जी, ये बॉटल इस तरीके से, ठीक है, ताकि बच्चे को ये आइडिया लगे कि कोई नई चीज हमको इंट्रोड्यूस कराई जाए, है ना। इसी तरीके से जब कोई न्यू एक्टिविटी भी हम लेते हैं, सपोज मुझे बच्चे को पानी देना है, ठीक, तो स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चे को उतना आइडिया नहीं है, तो ये किस तरह से मूवमेंट बच्चे को आइडिया लगे कि क्या क्या मूवमेंट कैसे मूवमेंट कराया जा रहा है, तो उसको आइडिया लगे। इसी तरीके से दूसरी टेक्निक होती है हैंड ओवर हैंड। ये कई बार पैरेलल भी चलती है जी। तो उसके अंदर क्या होगा कि बच्चे का हाथ टीचर के हाथ के नीचे रहेगा। सपोज आप इस एक्टिविटी को पहले से जानते हो या आपको मालूम है, बट आपको कहीं हेल्प की जरूरत है, उस टाइम अगर आप ले रहे हो तो आपको ऑलरेडी थोड़ा मालूम है इस एक्टिविटी के बारे में और आप इसको कर रहे हो, तो सपोज एज ए स्टूडेंट आपका हाथ नीचे और मैं आपको ऊपर से केवल असिस्ट करने वाली बात होती है कि बच्चा तो ये 2 मेन टेक्निक है, हैंड अंडर हैंड और हैंड ओवर हैंड, जो बच्चों को एक्सप्लोर करने में, किसी भी चीज को सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये चीज़ें मेन हैं जिनको एज ए टीचर ध्यान रखना चाहिए कि कई बार जैसे क्या होता है कि सपोज टेबल बच्चे को टच करनी है, तो हो सकता है कई जगह पे आप हाथ नीचे रख के अंडर हैंड करके, बच्चे का हाथ ऊपर है, बच्चा उस चीज़ को ले रहा है। कई बार हो सकता है बच्चा अपने आप एक्सप्लोर कर रहा है, कोई आप देख रहे हो कि हाँ इनिशिएटिव ले रहा है, तो हाँ वेरी गुड बेटा आगे लेके जाओ, देखो क्या है। तो क्योंकि बच्चे ने स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ें एज ए टीचर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जितना हो सके, जहाँ हो सके हम बच्चे को एक्सपोजर दें, बजाय इसके कि हम वेट करें कि हाँ कोई सिचुएशन पैदा होगी या कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तब हम दें। तो हम लोगों को खुद से वो सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जहाँ हम बच्चे को वो लर्निंग दे सकें, इंटरेक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, उसमें फन होना चाहिए। एक्टिविटी सिर्फ टीचर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, उसमें लर्निंग के साथ इंटरेस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। आपने धैर्य आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया हमारे ऐसे दोस्तों के लिए। एक चीज़ पर थोड़ा सा आपका ध्यान और मैं खींचना चाहूँगा, खास करके चूंकि बच्चे का एक लिमिटेड पीरियड, अगर बच्चा हॉस्टल में नहीं रह रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो पेरेंट्स के साथ में रहता है, तो पेरेंट्स के लिए क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि जो चीज़ें बच्चे को स्कूल प्रीमिसेस में सिखाई जा रही हैं वो उनको किस तरह से घर पर रिपीट करें, या बच्चे ये जो पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन है वो कितनी जरूरी है और किस तरह से होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें।
किसी भी बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अगर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी देखें, बच्चा चाहे हॉस्टल वाले स्कूल में है या डे स्कॉलर है, पर एक टाइम के बाद मान लो 5 साल की एज में बच्चा स्कूल में जाता है, 18 साल या ज़्यादा से 22 साल 23 साल 24 साल आप रख लोगे, उसके बाद वो वापस उसी घर के अंदर आने वाला है, उसी कम्युनिटी के अंदर आने वाला है। तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, पर कहीं ये ज़रूरी है कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान दें, वो किस तरीके की रिएक्शन दे रहा है उसको हम ध्यान दें, क्या हम उसको बता रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन टीचर और पेरेंट्स के बीच में छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो शेयर होने चाहिए, एक कम्युनिकेशन और एक इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चे कई तरीके के प्ले करते हैं जो ध्यान में देना ज़रूरी है क्योंकि वो नेचुरल होता है, और कहीं प्ले डेवलपमेंट जो बहुत छोटे बच्चों के लिए जो एक प्ले डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू भी हमें आइडिया लगता है कि बच्चे किस एरिया में ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ कंटिन्यूएशन में काम करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि सिस्टम दोनों साइड से होना बहुत ज़रूरी है, टीचर और पेरेंट्स दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स के कोऑपरेशन के साथ में आपने बताया कि ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। उनकी यहाँ पर एक जो सोसाइटी के एटीट्यूड के बारे में भी आपने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप ऐसे कौन से एफर्ट्स देखती हैं जो कि होने चाहिए या हो रहे हैं ऐसे लोगों के प्रॉब्लम्स की तरफ सेंसिटाइज करने के लिए हमारी सोसाइटी को? ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बहुत हद तक चेंजेस हो रहे हैं। लोग समझना चाह रहे हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जो चेंज हो सकती है, जैसे बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं अलग अलग डिसेबिलिटी पे या मेन स्ट्रीम बच्चों के लिए। सपोज़ स्कूल्स में अगर हम देखते हैं एनएसएस का होता है, एनसीसी का प्रोग्राम होता है, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। तो अगर डेफ ब्लाइंडनेस को जनरल पब्लिक तक पहुंचाना है तो हमें ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी में फैमिलीज़ और स्कूल्स के साथ साथ कम्युनिटी में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ग्रे एरिया है जिसके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर अपनी चर्चा के आखिरी सेगमेंट में, एकदम आखिरी हिस्से में, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो ये कि क्या जो हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन्स हैं इनको हम इकोनॉमिकली साउंड बना सकते हैं? क्या उनको हम इतना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर बन सके? क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो एक लास्ट हमारा एक कहें टारगेट होता है ऐसे लोगों के लिए वो आत्मसम्मान पैदा करना और आत्मनिर्भरता पैदा करना, चाहे अपने डेली लिविंग से, स्किल से रिलेटेड हो या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की बात करें। आपने जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में देखा है इस फील्ड में इतने लॉन्ग टाइम से काम करते हुए, आप क्या मानती हैं, क्या पाया है आपने कि ऐसे लोगों को क्या इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? कर सकते हैं, पर इसके लिए हम लोगों को एज अ फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स या टीचर्स या जो भी हम एज बच्चे के साथ या एडल्ट पर्सन के साथ काम करें, हमें उनको उनके लेवल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ अडल्ट पर्सन ऐसे होते हैं जो शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओपन एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डेली लिविंग स्किल्स को ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंपल टास्क सिखा सकते हैं जो रेपिटेटिव हो। पर एक ग्रुप ऐसा है जो केयर ग्रुप है, जिसको शायद बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो लोग कर सकते हैं उनको हम सपोर्ट करें, पर उसके लिए अभी जैसे ओपन एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई जा रहा है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने हद तक वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ऊंचा दिखाने के लिए हम एक गलत तरीका लें और हर चीज़ में हाँ बोले कि हाँ ये कर सकते हैं। तो हमें भी कहीं जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ ये 4 चीज़ें हो सकती हैं, ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उसको आप कैसे कंपनसेट कर सकते हो। सपोज़ अगर आप कहीं कॉफ़ी शॉप में बच्चे को जा रहे हो प्लेसमेंट देने, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये शायद इतनी देर तक नहीं बैठ सकता है, इस बच्चे की मेडिकल प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आप पूरे दिन 5 बजे तक काम मत करवाओ, इससे 2 बजे तक करवाओ, इसको सैलरी कम दो, तो औरों के अकॉर्डिंग इसको सैलरी कम दो। तो ये कहीं हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम डोर ओपन कर सकते हैं।
किस तरह के डोर ओपन कर सकते हैं ऐसे फ्रेंड्स के लिए। जी। आपने बहुत अच्छी बात की दया जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट ने आज अपने डेफ और ब्लाइंड से बच्चों से रिलेटेड इस प्रोग्राम में उन्होंने इस चीज़ को बताया कि किस तरह से ऐसे बच्चों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को किया जा सकता है, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम को एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए उनकी ज़रूरतों को समझते हुए उनको डेवलप किया जा सकता है। जिन फील्ड्स में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर एकेडमिक्स की बात करें तो उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी जहां पर अदर उनकी स्ट्रेंथ है, जिस फील्ड में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वहां पर उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में उन्होंने कहा कि इस बात में कोई बाधा नहीं है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ऐसे बच्चे कुछ भी ना कर सकें। इनको भी इकोनॉमिकली हम साउंड बना सकते हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऐसे डोर्स को ओपन करना है जिसमें कि ये आसानी से फिट हो सकें। निश्चित रूप से सोसाइटी के एटीट्यूड के बारे में बात है, कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर इस तरह की चेंजिंग्स को लाने की ज़रूरत है। हम अपने प्रोग्राम में अब अपने गेस्ट दया जी को धन्यवाद देते हुए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली बार एक फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।